दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डेवलपमेंट यानी विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, यानी वृद्धि एवं विकास। 4 से 5 नंबर जो है इसके अंदर आते हैं, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है उसके शुरू के 3 टॉपिक, सीटेट छोड़ दीजिए, आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए जहाँ पे टीचिंग में पेडागोजी आती हो, वहाँ ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छे सवाल होंगे, वो रेगुलर सवाल नहीं होंगे, नए। देखिएगा, हमारी आवाज़ हमें आने लग गई, हमारी टीम जो है कमाल है। एनीवे, तो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे सवाल होंगे, नए सवाल होंगे, कई सवाल आपको मुश्किल लगेंगे। आपकी तैयारी अच्छी है कैसी है वो सब आपको यहाँ पे पता लगेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और कई बातें नई जानने को मिलेंगी। जैसे जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, उनकी हेरिडिटी में क्या कॉमन होता है। तो ये कई लोग कहेंगे नहीं जी 100% जेनेटिक्स कॉमन होते हैं, बट आईक्यू में क्या कितना डिफरेंस होता है। ये सब बहुत महीन बातें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, अभी भी ऐसी ही स्थिति, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ा है कि 25-25 सवाल, नहीं तो मुझे 50 सवाल इस टॉपिक के कराने थे आपको, बट ये पार्ट 2 में करेंगे मंडे या नेक्स्ट कमिंग वीक में। और आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लेंदी हैं सवाल तो टाइम लगेगा, प्रॉपर समझेंगे उनको, है ना, कि एक सवाल से आपके मल्टीपल सवाल सॉल्व हो जाएं, उस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो समझते हैं, शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे, अगर नहीं किया है ऑलरेडी तो। इसके अलावा अगर आप सीटेट के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो करियर ऐप पे आप करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ जाके टीचिंग सेक्शन में एनरोल कर लेंगे खुद को। भारी संख्या में आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्लासेस चल रही हैं। ऐसा माइग्रेन के चलते ये हो रहा था कि मैं बैच में क्लास ले रही थी तो शाम तक यूट्यूब तक आते आते एनर्जी बिल्कुल चली जाती थी, तो उस चक्कर में काफ़ी दिनों से आपकी यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाई है। बीच में तो बैच में भी छुट्टी रही तबीयत के चलते। अभी इम्प्रूव्ड है, सिचुएशन बेटर है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। इसका जो पीडीएफ है, क्योंकि आपको जितने भी यूट्यूब पे सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो ऐप में सेशंस होते हैं वहाँ तो नोट्स आपको मिलते ही हैं। तो ये लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप आज के सेशन की पीडीएफ आंसर्स मार्क्ड होंगे जिसमें, वो डाउनलोड कर लेंगे। आज से हम कह सकते हैं कि हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं अपनी तैयारी सीटेट की। यूपीटेट हो चुका है, आगे एग्जाम है आपका सीटेट का। तो जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग बैच में हैं ऑलरेडी तो वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ भी हम लोग करते ही हैं, है ना। टॉपिक वगैरह तो प्रॉपर डिस्कस करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट ऐसा होगा जब आप फंस रहे होंगे आज के क्वेश्चन में, लेकिन वो क्लैरिटी आपकी हम लोग डिस्कस करके उसको क्लियर कर देंगे, आपके डाउट्स को, ठीक है। सोनम वांगचुक को लेके आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, इंस्टाग्राम से लेकर के और यूट्यूब कमेंट्स तक, उस पर चर्चा हम अंत में करेंगे, है ना। मैं यूट्यूब पर आ ही नहीं पाई हूँ इतने दिनों से, तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाए इस बारे में, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग जवाब दे रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन 79% लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग synthesizes the most complete and accurate definition of the process of ह्यूमन डेवलपमेंट। मानवीय विकास की सबसे सटीक परिभाषा किस एक ऑप्शन में संश्लेषित की गई है, यानी सिंथेसाइज की गई है। देखिए, डेवलपमेंट में 3-4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, मैचुरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट 4 से 5 नंबर किसी भी पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं, इंक्लूडिंग सीटेट, चाहे वो D+B क्यों ना हो, जहां भी पेडागोजी आती है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आपको लगेगा कि ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। आज आपसे जब क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कहीं ना कहीं कमी थी आज से पहले। चलिए देखें, 90% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं कि बेसिक सा सवाल है पहला, एकदम ट्रायल बॉल जैसा, कि सटीक परिभाषा डेवलपमेंट की यानी विकास की कौन सी है। पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज अ सिंपल। देखिए, कोई भी प्रक्रिया सिंपल नहीं हो सकती, चाहे वो प्रेम की हो, अलगाव की हो, डेवलपमेंट की हो, लर्निंग की हो, मैचुरेशन की हो, चाहे वो सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की हो। दुनिया में अगर किसी भी चीज का नाम प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, किसी भी टर्म के आगे प्रोसेस लिखा हुआ है, तो प्रक्रियाएं कभी भी साधारण नहीं होती, सिंपल नहीं होती, सरल नहीं होती, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी जटिल होती हैं। आज बात हुई कल नहीं होगी, परसों फिर लगेगा चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ब्रेकअप, पैचअप, कुछ भी, कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो लर्निंग की हो, सीखने की हो, डेवलपमेंट की हो, सोशलाइजेशन की हो, मैचुरेशन की हो, हर प्रक्रिया जटिल होती है, सिंपल नहीं होती। तो ये वर्ड जहां आ जाएगा कि विकास शारीरिक ऊंचाई और जैविक वजन का एक सरल मात्रात्मक जोड़ है,
डेवलपमेंट एक सिंपल प्रोसेस नहीं हो सकता, पहली बात ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव एडिशन ऑफ फिजिकल हाइट एंड बायोलॉजिकल वेट, नहीं भाई, विकास 4 प्रकार का है मुख्य, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऊंचाई से संबंधित है या सिर्फ शारीरिक विकास की बात हो रही है इस ऑप्शन में, हमें ऐसा समझ में आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव, रिलेटिवली परमानेंट एंड क्वालिटेटिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occurs through the continuous interaction of maturation, learning and environmental experience। ये एक संपूर्ण परिभाषा लग रही है कि एक जगह पे संश्लेषित की गई है या सिंथेसाइज की गई है कि विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील, यानी पॉप बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और क्या है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस जिनका अनुमान लगाया जा सके। तो विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील, अपेक्षाकृत स्थायी और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। एक चूज करना पड़े तो आप कहेंगे क्वालिटेटिव है, यानी विकास में कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको आप मात्रा में नहीं माप सकते। आपकी समझ कितनी बढ़ी, आप ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम बढ़ गई कल से, तो आप मात्रा में नहीं क्वालिटी में चेंज देखेंगे कि भाई आप पहले से बेहतर डिसीजन लेने लग गए, तो आपका संज्ञानात्मक विकास यानी आपका दिमाग का विकास बेहतर हुआ है। ये मात्रा में जरूरी नहीं आप माप पाए। आईक्यू एक तरीका है, बट वो संपूर्ण तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका नहीं है कि जिससे पूरी तरह से आपकी समझ का जो भी आकलन है वो किया जा सके। कई लोग तो उसको डिनाई भी करते हैं। तो अधिगम और पर्यावरणीय अनुभव की निरंतर अंतःक्रिया के माध्यम से होती है। ये बात एकदम सही है कि प्रगतिशील, अपेक्षाकृत स्थायी, यानी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस हैं। ऐसा तो नहीं होगा आज आपकी हाइट 5 फीट है कल 4 हो जाएगी, स्थायी है ना, स्टेबल परिवर्तन है आपके अंदर, बात तो सही है। आज आप जवान हैं कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतों से बन सकते हैं, एक्चुअल में आपकी बॉडी बच्ची जैसी नहीं बनेगी। तो ये क्या है, रिलेटिवली परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, मैचुरेशन, लर्निंग एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस ये इंटरेक्ट करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज एन अनप्रिडिक्टेबल, नहीं भाई आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये पॉप जो लिखा था अभी, इसका यही मतलब था। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकास की, 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं, POP, पॉप, यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। वो नहीं जो बीमारी से आपको खांसी हो गई, वो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। बुखार हो गया, हाथ पे स्वेलिंग आ गई, तो वो प्रोग्रेसिव चेंज नहीं है, बेहतरी के लिए होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो प्रगतिशील चेंजेस यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑर्डरली एक क्रम में होते हैं। ऐसा नहीं है रात को सोए थे 4 फीट के, सुबह 6 फीट के हो गए, अचानक से परिवर्तन हो गया। अचानक से रैंडम परिवर्तन नहीं है, ये ऑर्डर में, क्रम में होगा भाई, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, है ना। और क्या है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, यानी जिनका अनुमान लगा सकते हो। आपको पता है बच्चा चलना सीखने से पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो पहले दौड़ना सीख गया हो बाद में खड़े होना सीखा हो? नहीं। तो ये प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाया जा सकता है इन परिवर्तनों का या चेंजेस का, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट की प्रोसेस प्रिडिक्टेबल है। वो कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप बच्चे की आज की दशा देखते हुए कि किस तरफ जाएगा। अब ये 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कह रहे हैं कि जी अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकती विकास की प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस है। नॉर्मल केस में हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं जब तक पियाजे का जिक्र ना आए। डेवलपमेंट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल लीनियर प्रोग्रेस, स्पाइरल होता है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आगे पीछे चलता है, लीनियर होता है सीधी रेखा में। तो आपने वो मूवीज में देखा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ 2 चीजों की, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ सवाल नहीं करना है हमें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए साथ साथ, तो पेशेंस के साथ समझेंगे चीजें। देखिए, एक तरफ है लीनियर, यानी डेवलपमेंट को जब आप लीनियर मान रहे हैं, और एक तरफ होती है स्पाइरल प्रोसेस। तो चाहे वो लर्निंग हो, चाहे अगेन वो डेवलपमेंट हो, लीनियर नहीं होगा, रेखीय नहीं होगा। रेखीय का मतलब है कि हर दिन स्ट्रेट लाइन में आपका डेवलपमेंट हो रहा है। कल भी 2% हुआ था, आज भी 2% सीखा, परसों भी 2% सीखेंगे, नहीं। कभी आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, पूरा 1 घंटा उसी में लगा देते हैं। किसी दिन होता है कि आप 4 चीजें एक साथ सीख जाते हैं। एक क्वेश्चन पे अटकते हैं, 15 मिनट उस पर अटके रहते हैं, बाकी 15 मिनट में 15 और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्पाइरल है, आगे पीछे चलता है। ये आपने मूवीज में देखा होगा, ये जो चार्ट बनता है कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है, और अगर जीवित है तो उसकी हार्ट बीट ऐसी चलती है, आगे पीछे। तो ये आगे पीछे जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस है कि एक स्टेज में आप आगे बढ़ते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, दूसरी स्टेज में हाइट नहीं बढ़ रही होती। जैसे 6 से 12 वर्ष में देखोगे बहुत तेजी से हाइट नहीं बढ़ती हुई नजर आएगी बच्चे की, लेकिन उसमें मजबूती आती हुई नजर आएगी। एक स्टेज में आप आगे बढ़ते हो, दांत आते हैं दूध के, फिर आप पीछे जाते हो, गिरने लगते हैं दूध के दांत, फिर आप आगे आओगे, पक्के दांत आएंगे। तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ ये प्रोसेस चलती रहती है। स्पाइरल प्रोसेस है, रेखीय प्रोसेस नहीं है। स्पाइरल मतलब वर्तुलाकार बोलते हैं इसको। तो चाहे वो लर्निंग की प्रोसेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो,
ये सब स्पाइरल प्रोसेसेस हैं, ना कि लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो फिर डेड हो जाएंगे। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि बीप वाली आवाज आती है, स्ट्रेट लाइन हो गया यानी विकास खत्म, फिर तो कोई विकास नहीं हो रहा, कोई लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग हमेशा स्पाइरल होगी, या डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तो बचते ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे एकमात्र तरीके से सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दो ऑप्शन मैंने आपको दो वर्ड से एलिमिनेट करके बता दिए कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि सिंपल, तो प्रोसेस सिंपल नहीं होती, हट गई। दूसरी जगह लिखा हुआ था अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो भी हट गया ऑप्शन। ठीक है, तो कई बार आप सिंपल वर्ड से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को हटा सकते हो, जिससे समय बच जाएगा आपका पेपर में। हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपको ना पता हो, यहां तो हम चारों ऑप्शन इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो अभी आप फटाफट से जवाब देंगे और बताएंगे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या सही है। बताइए, सेकंड क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, पहले वाला क्वेश्चन लेंथी था। देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टॉडलर इज एबल टू होल्ड हर हेड अपराइट, यानी बच्चा अपने सर को सीधे संभाल पा रहा है या संभाल पा रही है, बिफोर शी इज बायोलॉजिकली केपेबल ऑफ सिटिंग अप और वॉकिंग, यानी बच्ची है जो अपने सर को कैसे संभाल पा रही है, स्ट्रेट, है ना, चलना और बैठना सीखने से पहले। दिस डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज गवर्न्ड बाय दी, यानी एक ऑर्डर है, क्रम है विकास का, कि बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा। छोटा बच्चा होता है, अगर 15 दिन का भी, इवन 1 महीने का भी आप उसको गोद में लेते हैं, तो उसकी माता जी या आसपास जो भी उसका ध्यान रख रहा होता है, वो कहता है भाई गर्दन पे हाथ लगा के उठाना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, गर्दन संभालना भी खुद से नहीं सीखा है, तो गर्दन संभालना सीखेगा पहले, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखेगा कहीं जाकर के। तो बैठना और चलना सीखने से पहले अपनी गर्दन संभालना सीखती है एक बच्ची। ये विकास का क्रम है कि 3 महीने के आसपास बच्चा गर्दन संभालना सीख पाता है। ठीक, दिस डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज गवर्न्ड बाय, कौन सा प्रिंसिपल है ये, विकास का कौन सा सिद्धांत है, बताइए। हेड टू टो जाता है ये, यानी सर से पैर की ओर जाती है विकास की दिशा, इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी बोलते हैं। सर से पैर, हेड टू टो, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर वो अपना ये टॉर्सो संभालना सीखेगा, फिर धड़ संभालना सीखेगा, यानी अपनी टांगों पे उसके कंट्रोल आता है। तो पहले गर्दन, फिर बैठना, यानी ये नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, फिर पैर यानी टो की तरफ, आपके पैर के अंगूठे की तरफ सर से कंट्रोल जा रहा है, पहले सर पे कंट्रोल, फिर बाकी की बॉडी पे, हेड टू टो। तो ये सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, क्योंकि सर से ही बना है सेफेलोकॉर्डल। कहां है? यहां थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 78% लोग। क्यों भाई कंफ्यूज क्यों हैं आप? इसमें तो 90% लोगों का जवाब सही होना चाहिए था। सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पद की ओर, यानी हेड टू टो। सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, सर आपका। तो पहले सेफेल को संभालना सीखेगा, फिर कॉर्डल। कॉर्ड क्या है आपकी? ये आपकी जो बाकी बॉडी है, स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हैं, या लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत कहते हैं हम इसको, विकास की दिशा जो है ना। प्रॉक्सिमल डिस्टल तब होता है जब ये सेंटर से बाहर की ओर जा रहा होता है, नियर टू फार जिसको बोलते हैं। तो वो तो ये है नहीं, क्योंकि हेड से खड़े होने की बात हो रही है कि पहले सर संभालना फिर धड़ संभालना सीखेगा बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कुछ नहीं है, रिवर्सिबिलिटी होती भी नहीं है विकास में, मॉडिफिकेशन संभव है। प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं, नॉर्मली डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी जब तक प्याजे की बात ना हो। उस पे आएंगे, अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल को अगर हम एक चार्ट से समझें तो हम कह सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि सेफेलोकॉर्डल यानी हेड टू टेल, या सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। तो आप देख रहे हैं बच्चा पहले सर संभालना सीखता है, हेड पे कंट्रोल आता है, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग सीखेगा, है ना, फिर कहीं चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा या उछलना सीखेगा। ठीक, प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है कि आपके शरीर के सेंटर पे पहले कंट्रोल आता है। ये दो दिशाएं हैं विकास की, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अंदर आता है ये दोनों ही। विकास की दिशा का सिद्धांत कहते हैं इसको, जिसमें दो दिशाएं आती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, और दूसरी आती है प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं इसको, समीप से दूर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। कि पहले आपका जो सेंटर है बॉडी का, उस पे कंट्रोल आता है, आपकी स्पाइन पहले डेवलप होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका हार्ट, फिर आपका इन कंधों पे कंट्रोल आता है, कंधों से आपका आर्म्स पे यानी आपकी बाहों पे कंट्रोल आता है, बाहों से हाथों पे, और हाथों से उंगलियों पे कंट्रोल आता है। कि आप बाद में पेन पकड़ना सीखते हैं, उससे पहले ग्लास पकड़ना सीख जाएंगे, है ना। ये पेन ऐसे उठा के ले जाना सीख जाएगा बच्चा, क्योंकि पहले हैंड्स पे कंट्रोल है, बाद में उंगलियों पे कंट्रोल आया है। ठीक, तो इस नियर टू फार या सेंटर टू आउटवर्ड जिसको हम कह रहे हैं, ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। कि पहले बच्चा, आप उसको एक ग्लास भी दीजिए, वो ऐसे पकड़ता है दोनों हाथों से, बाद में या पेन भी दो पूरे हाथ से पकड़ेगा, फिर एक उंगली और एक अंगूठे का इस्तेमाल करके पेन से लिखना शुरू कर देगा। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियसली सेम बात पे। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर में एज इट इज मिलते हैं शब्द। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश।
as newly acquired structures build on older schemas in a spiral path, yet it exhibits absolute dash as early developmental lags cannot be easily reversed in later life. यानी शुरुआत में जो हानि हो गई है, जो कमी विकास की शुरुआत में रह गई है, वो बाद में भरपाई उसकी नहीं की जा सकती, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मानव विकास की विशेषता डैश है क्योंकि नई अर्जित संरचनाएं एक वर्तुलाकार मार्ग में पुराने स्कीमा पर निर्मित होती हैं कि ये बेस अच्छा होगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विकास की जो स्टेजेस हैं। फिर भी यह पूर्ण डैश प्रदर्शित करता है क्योंकि प्रारंभिक विकासात्मक अंतरालों के बाद के जीवन में आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज पे दूसरी स्टेज बिल्ड हो चुकी होती है। कैसे? बचपन में अगर खाना नहीं मिला, हमारे यहाँ एज फार एज आई रिमेंबर शायद 23 में से हर एक बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कुपोषण का शिकार है, समथिंग लाइक दैट। हम इंडेक्स में जो हंगर वाला या मेल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का की जो श्रेणी है 123 देशों में से 103वें नंबर पे आते हैं और समथिंग। मतलब हमारे यहाँ कुपोषण भर भर के है कि बच्चे को जितना न्यूट्रिशन, जितना पोषण चाहिए बचपन में उतना भी नहीं मिल पाता। उसकी वजह से उसकी हाइट, उसका दिमाग, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता। और आप अगर 3 साल की उम्र में ठीक से पोषण नहीं मिला, इसकी भरपाई 23 साल में नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा खिला लीजिए। जो विकास के समय में, जो शुरुआती समय था, अर्ली डेवलपमेंट में अगर नहीं ठीक से पोषण मिला है, उसकी भरपाई बाद में नहीं हो सकती। तो इसलिए अर्ली डेवलपमेंट को ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है कई बार। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि डेवलपमेंट क्या है? एज न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑन ओल्डर स्कीमाज इन अ स्पाइरल वे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं इसमें? सेकंड ऑप्शन 74% लोग दे रहे हैं। बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता होती है विकास में। एज न्यूली एक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स, जो नए स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्ड ऑन ओल्डर स्कीमाज इन अ स्पाइरल पाथ, येट इट एग्जिबिट्स नॉन रिवर्सिबिलिटी, यानी आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो कमी रह गई, इरिवर्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो रह गई आगे के लिए, है ना। तो यही बात यहाँ सही है। डिसकॉन्टिन्यूअस अपने आप नहीं मानना होता जब तक पियाजे या किसी के बारे में ना लिखा हो, डेवलपमेंट की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बहस के बारे में ना लिखा हो, जो कि डिबेट है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। ये डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, जो भी लोग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, वाइगॉत्स्की या इन जनरल, बिना किसी का नाम लिखे हुए आप मान के चलते हैं कि विकास सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक, या स्टेजेस की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्टेबिलिटी की यहाँ कोई बात नहीं है, लीनियरिटी से ये जुड़ नहीं रहा, और कोई यहाँ बन ही नहीं है कि रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, रिवर्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि नॉन रिवर्सिबिलिटी सही है। तो विकास की विशेषता उसकी निरंतरता है। क्या है? निरंतरता है, क्योंकि नई अर्जित संरचनाएं एक वर्तुलाकार मार्ग में, जैसे बच्चे ने चलना सीखा तो उसके लिए जान तो होनी चाहिए उसकी टांगों में, वो कहां से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। जस्ट ये एग्जाम्पल है। अपरिवर्तनीयता होती है विकास की प्रक्रिया में, पूर्ण अपरिवर्तनीयता प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रारंभिक विकासात्मक अंतरालों के बाद के जीवन में आसानी से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लगेगी आपको। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू अ क्रॉनिक फिजिकल इलनेस, बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी है भयंकर, अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस अ सीवियर लैग इन हिज फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की उस शारीरिक बीमारी के चलते बच्चे का शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया है, हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाई है, या शरीर के अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाए हैं, या आमतौर पे जितने होते उतने नहीं हो पाए हैं, वो लैग बिहाइंड कर रहा है फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन में, दौड़ने भागने में, या शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस शारीरिक बीमारी, या खतरनाक कोई उसको शारीरिक बीमारी है। कॉन्सिक्वेंटली ही स्ट्रगल्स टू ज्वाइन पीयर्स इन प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है, उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में, जो उसकी उम्र के लोग हैं, जितनी तेज वो भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ये बच्चा उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसको फिजिकली एक समस्या है, तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन। अब बाकी बच्चे इसको खिलाते नहीं है कि भाई इसको मत दो बॉल, ये तो बहुत धीमे चलता है, समझ गए। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सोशली भी पीछे रह जा रहा है, क्योंकि उसको लोग समाज में या तो मजाक उड़ा रहे हैं ग्रुप में। समाज क्या है बच्चे के लिए? तो समाज उसका छोटा सा ग्रुप ही है, स्कूल में जो बच्चे मिल रहे हैं वो समाज है उसके लिए, ठीक। लो इमोशनल सेल्फ एस्टीम, उसको लग रहा है मैं शायद कुछ कम हूं, लोग उसको, अच्छा, उसके आत्मसम्मान पे भी चोट पड़ रही है इसकी वजह से। इसका क्या मतलब है? दिस सिनेरियो डायरेक्टली वैलिडेट्स विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो सिनेरियो है कि शारीरिक बीमारी के चलते बच्चे का संवेग या भावनात्मक विकास पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वो इमोशनली भी ठीक महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको सोशली ग्रुप में नहीं इंक्लूड किया जा रहा, समावेशन नहीं हो रहा ग्रुप में, बच्चे मजाक उड़ाते हैं मान लो, तो ये आपस में विकास के सभी प्रकार
जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल तो नहीं है। नॉन रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई रिवर्सिबिलिटी की बात नहीं हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स, कि जो विकास के प्रकार हैं 3 ही होते हैं मुख्य, अगर नंबर में पूछे तो। वैसे ही आपको 4 दिखेंगे ब्रॉड। पीसीएसई, पीसीएस से याद रख लो, है ना। पीसीएसई मतलब फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल यानी सामाजिक विकास। सोशल और इमोशनल को एक साथ लिख देते हैं, तो इसलिए नंबर पूछे टोटल तो 3 मुख्य प्रकार हैं। वैसे अगर आप नाम में पूछेंगे तो 4 हैं, सोशल, इमोशनल। ये प्रोग्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, और जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। जनरल टू स्पेसिफिक किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉक्सिमो डिस्टल से। एनीवे, बहुत कुछ हो गया आपके लिए, आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। फिजिकली बच्चे को दिक्कत थी तो सोशली भी आई, इमोशनली भी आई, ठीक। तो विकास के सभी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशन है, अंतः संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट बिगिन इन्फ्लुएंसिंग अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इवन बिफोर बर्थ ड्यूरिंग द प्रीनेटल या फिर प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन स्टेज, कह सकते हो आप, कि निम्नलिखित में से किसे बाहरी पर्यावरणीय कारक, यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट का कारक है या फैक्टर है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल क्या है? हेरिडिटी होती है इंटरनल, ठीक। तो जन्म से पहले या प्रसव पूर्व चरण के दौरान बच्चे के विकास को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। बताइए एक्सटर्नल कारक जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या कॉन्सेप्शन पीरियड के टाइम पे। तो पहला है क्वालिटी ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान मातृ पोषण की गुणवत्ता क्या है, यानी माता को पोषण कैसा मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी है कि नहीं है। भाई कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अच्छा खाना चाहिए ताकि वो बच्चे तक भी पहुंचे पोषण। तो लेकिन अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? बच्चे के विकास को प्रभावित करेगी ये चीज। अगर माता को अच्छे से ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में पहुंच रहा है। फैक्टर एक्सटर्नल है लेकिन बच्चा गर्भ में प्रभावित होगा इससे। बात सही है, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ है? बाहर ही तो अवेलेबल है। एक्सपोजर ऑफ द एम्ब्रियो टू हार्मफुल डायग्नोस्टिक रेडिएशन, हम कहते हैं भाई मतलब साइंटिफिकली आई डोंट नो कितनी ट्रू है ये बात, बट ये आप जानते हैं कि ग्रहण में दूर रखने की बात की जाती है क्योंकि रेडिएशन वो रिलीज होती है। तो रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशन वैसे भी हो सकती है कि जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई तो वहां पे जो प्रेग्नेंट लेडी उस टाइम पे आसपास रही होंगी उनको और ज्यादा समस्या हुई होगी। क्यों? क्योंकि जो भ्रूण है वो ज्यादा प्रभावित होगा अगर रेडिएशन के प्रभाव में आएगा, तो बच्चा प्रेगनेंसी में प्रभावित होगा अगर हार्मफुल डायग्नोस्टिक रेडिएशन के आसपास है। तो ये बात भी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को या कॉन्सेप्ट में जो आपका गर्भ में बच्चा है उसको प्रभावित करेगा ये फैक्टर। थर्ड ऑप्शन है द बायोलॉजिकल सेक्स क्रोमोसोम पेयर डिटरमिन्ड एट कॉन्सेप्शन, गर्भ के समय बच्चे का जो सेक्स है वो मेल है कि फीमेल है, स्पर्म और एग के मिलने से एक्स एक्स क्रोमोसोम गया कि एक्स वाई गया, ये इंटरनल फैक्टर है, हेरिडिटी से संबंधित है, इसका एनवायरमेंट के खाने पीने से लेना देना नहीं है कुछ भी। तो ये इंटरनल फैक्टर में आएगा ना कि एक्सटर्नल में, ठीक है। तो इसको तो हम हटा देंगे, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है? सिर्फ 3 थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग, मतलब इसमें आप उलझ जा रहे हैं, समझेंगे। मैटरनल इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड, अगर माताजी बहुत स्ट्रेस में हैं गर्भ के दौरान तो ये भी प्रभावित करेगा बच्चे को, एक्सटर्नल फैक्टर है लेकिन प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सिर्फ 45% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि एक बेसिक सा सवाल है। ये मत सोचना कि ये तो नहीं पूछा जा सकता या ये तो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल पार्ट है। और ये आप कितना समझते हैं इस टॉपिक को ये समझाता है आपसे। और कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बैल जोड़ने वाले हैं, पूछा जा सकता है एनी टाइम, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है प्रभावित करने वाले विकास को, वो टॉपिक का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ये क्या कहता है, पढ़िएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस कंसर्निंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। भाई आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है 3 ये सही है या नहीं है, करेक्ट चूज करने हैं। लास्ट में आई थिंक लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो सही है इन 3 ऑप्शन ABC में से, विकास के बारे में या स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। इन्फेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चाइल्ड सेंसेस फंक्शनिंग एज देयर प्राइमरी इंटेलेक्चुअल टूल्स टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी एंड अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। बात तो ठीक लग रही है कि नहीं? भाई जो आपका शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष हम मान करके चलते हैं, इस समय बच्चा अपने सेंसेस, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, यानी उसका दिमाग किससे विकसित हो रहा है? अपने सेंसेस से। 5 सेंसेस कौन से हैं आपके? टच, स्मेल, है ना, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, आई,
ये सब आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके थ्रू वो अपने संज्ञान का, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बात तो सही है, कोई इसमें दिक्कत सही है ये तो। अर्ली चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ सेंटर्ड स्टेज वेयर ईगोसेंट्रिक स्पीच इज हाईली प्रेवेलेंट एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज एक्सट्रीमली रैपिड। ये बात भी सही है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है, सेंसरी मोटर बोलते हैं जिसको, प्याजे, है ना, तो सेंसस से ही वो अपनी समझ बना रहा है। 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, यहां भाषा का विकास सबसे तेज होता है, फास्टेस्ट या क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बहुत तेजी से भाषा का विकास होता है बच्चे की। ठीक है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंटर्ड है, प्याजे ने भी कहा है ना, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाएगा, ये बात सही है, दोनों बातें सही है। सी को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। लेटर चाइल्डहुड इज यूनिवर्सली डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज दी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। नहीं भाई, ये तो एडोलेसेंस को कहते हैं हम, ये किसको कहते हैं, किशोर अवस्था को, 12 से 18 को, 6 से 12 को नहीं कहते, लेटर एडोलेसेंस है 6 से 12। तो ए और बी तो सही है, ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी इज फॉल्स। कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, 59% लोग, वेरी गुड। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पता चलता है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट से मुश्किल क्वेश्चन बना दें तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ए सत्य है, बी सत्य है और सी जो है वो असत्य है, क्योंकि ये तनाव और तूफान की अवस्था किशोर अवस्था है, ना कि उत्तर बाल्यावस्था। देखिए 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो एक बार यहां समझ लेते हैं। पेपर में एक सवाल जरूर कम से कम बनता है, चाहे पेपर कोई भी हो। इन्फेंसी, इससे पहले आपकी होती है प्रीनेटल स्टेज, जिसको गर्भावस्था कहते हैं, एक सवाल जो हमने किया था अभी, जनरली उस पर सवाल नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं वो ये हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी है जन्म से 2 वर्ष, यूपी टेट में वो 5 वर्ष मान लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी को शैशवावस्था भी कहते हैं हिंदी में। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इसको हम टॉय एज कह देते हैं। सेल्फ सेंट्रिक है बच्चा, भाषा बहुत तेजी से विकसित हो रही है 2 से 6 वर्ष में। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, ये स्कूल एज है। लेटर चाइल्डहुड या फिर स्कूल एज आप इसको कह सकते हो। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, जब पहली बार बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है 6 वर्ष की उम्र में, उससे पहले प्ले वे में जाएगा वो, 2 से 6 में अर्ली चाइल्डहुड में, एक्चुअल स्कूल एज नहीं है। एडोलेसेंस क्या है, ये गैंग एज भी है, इसको आप लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज यानी ग्रुप में खेलता है बच्चा, स्कूल एज भी है यही, क्योंकि पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चे का ही एडमिशन होगा। ये तो प्ले वे टाइप की उम्र है आपकी, इसको टॉय एज भी कह देते हैं हम लोग कई बार, 3 से 6 में। ठीक, इन्फेंसी आपकी, कई लोग टॉय एज इन्फेंसी को भी कहते हैं, लेकिन आपको फिर वो 6 वर्ष तक कंसिडर करनी पड़ेगी, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आजकल उस तरह से पूछा भी नहीं जाता। एडोलेसेंस किशोर अवस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था, 12 से 18 वर्ष, इसको WHO कहता है 10 से 19 वर्ष, जिसमें प्यूबर्टी हिट होगी, है ना। एडोलेसेंस से बहुत सवाल यूपी टेट में भी आए, 1 से 2 सवाल कम से कम सी टेट में भी आते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ये 4 अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण है, इन्फेंसी शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, स्कूल एज कहेंगे, एडोलेसेंस किशोरावस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने कहा है 12 से 18 वर्ष। बात सही है, ये 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। आइडेंटिटी क्राइसिस भी आपका यहीं पे आता है, पूछ लेता है कई बार, इसलिए पता होना चाहिए। जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, समय है हमारे पास, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट में किया है कि 50 सवाल आराम से 2 सेशन में करेंगे। तो ए और बी दोनों सही हैं, बस सी सही नहीं था। तो एक सवाल से आपके कई सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ये 4 अवस्थाएं आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना। भाषा का विकास यहाँ सेंसस से सीखता है बच्चा, भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा 2 से 6 में। ग्रुप में आपका इन्वॉल्व होता है, ग्रुप में खेलता है गैंग एज 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड 13 to 19, 10 to 19, 12 से 18, आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने दोस्तों का एडोलेसेंस में 12 से 18 में। ग्रुप में खेलता है 6 से 12 में, लेकिन उतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना 12 से 18 में है। वो कॉलेज तक वही चूज कर लेगा जहां उसका दोस्त जा रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और जवाब दीजिए, इतने में जल ग्रहण करती हूँ, फटाफट से आंसर कीजिए। सीटेट का बैच लेना है मैम, कैसे लें? लव कुश, लव कुश नहीं, लेट्स लर्न ऐप से नहीं, ऐप पे बैच नहीं होते हैं लेट्स लर्न की, वैसे फ्री मॉक टेस्ट टाइप ऐसे खेलने कूदने के लिए ऐप बनाया हुआ है। आपको अगर बैच लेना है तो करियर विल ऐप पे जाएंगे और वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तो सीटेट का बैच आपको मिलेगा, है ना। और कहीं से आपको वो बैच नहीं मिलेगा जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। अगर कोई बेच रहा है तो वो फेक है, उसकी कंप्लेंट करें, उस पर हम एक्शन लेंगे। ओनली ऑन करियर विल ऐप पे जो है मैं पढ़ाती हूँ लाइव आपके बैचेज में, तो कहीं और मत आप फंस जाइएगा प्लीज़। और फ्री में यूट्यूब चैनल पे आप लेट्स लर्न पे मिलते हैं, ठीक है। और ये एकदम सही समय है, अभी आपके पास इनफ समय है कि आप तैयारी कर पाएं बैच में बैठ के आराम से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग,
69% लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट सच एज आई कलर इन अ चाइल्ड, यानी इनहेरिट किया है किसके, एक स्पेसिफिक ट्रेट की बात हो रही है, बच्चे में एक विशिष्ट आनुवांशिक गुण जैसे आंखों का रंग का वंशानुक्रम में क्या संबंध है, वंशानुक्रम में मिलना या आपकी हेरिडिटी से आंखों का रंग का मिलना क्या कहलाएगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि आपकी आंखों का रंग पूरी तरह से हेरिडिटी डिसाइड करती है, आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, एनवायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि, और ये फिक्स्ड है यानी ये स्टेबल है, आंखों का रंग कल तो नहीं बदल जाएगा, आप लेंस लगा के बदलने बात अलग है कि आप जाएं मम्मी के पास कि मम्मी ब्लू आईज चाहिए, मम्मी जो है एक लगा भी सकती हैं आपको कि बेटा अब थोड़ी ब्लू आईज हो रही हैं, ये तो हेरिडिटी से जो मिल गई खुश रहो उसमें, आप कहेंगे नहीं 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 मम्मी हिप्नोटाइज करना है, ब्लू आईज तो चाहिए, हम लगाएंगे लेंस। तो वो आप एनवायरमेंट में कुछ फेरबदल कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार जो आंखों का रंग मिल गया हेरिडिटी से वो फिक्स है, एनवायरमेंट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट सच एज आई कलर इन अ चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिटरमिन्स एंड डिक्टेट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट लाइक फिजिकल हाइट। क्या आंखों का रंग जैसे मिला है ये आंखों का रंग हाइट को भी पूरी तरह से प्रभावित कर लेगा? नहीं, वो अलग ट्रेट है। occurs completely independently and does not influence the distribution of other genetic traits, कह सकते हैं। is strictly dependent on the child's postnatal nutritional environment, कैसा आपको न्यूट्रिशन, क्या पोषण मिला है उससे आंखों का रंग बदल जाएगा? नहीं भाई, कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। तो फोर्थ ऑप्शन है इज कंप्लीटली इरेज्ड ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन एट द 23rd क्रोमोसोमल पेयर, यानी 23वें गुणसूत्र जिससे लिंग निर्धारित होता है बच्चे का, उससे पूरी तरह मिट सकता है। फालतू बात एकदम, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई रोल नहीं है। तो यहां पे 71% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि ऑटोमेटिकली डिटरमिन्स एंड डिक्टेट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट लाइक फिजिकल हाइट। नहीं भाई, अकर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर जेनेटिक ट्रेट्स, क्योंकि वन स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट जो है वो बाकियों को इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। सेकंड के साथ जाना चाहूंगी मैं यहाँ पे, बाकी बताओ आप लोग। 7th के सेकंड के साथ जाएंगे। चलिए, ट्रेट तो वो अलग ट्रेट है, दूसरा अलग ट्रेट होगा हाइट वाला, इंडिपेंडेंट नहीं हुए दोनों ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन यानी एक कथन है, अभिकथन है। ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड इन अ स्ट्रेट लीनियर पाथ, रादर इट इज स्पाइरल। यही बात तो हम कर रहे थे अभी कि मानव विकास एक सीधे या रैखिक मार्ग पर या रेखीय मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि यह वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। 100% सही बात है, आगे पीछे जाता है विकास, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, एक सीधी रेखा में। रीजन क्या दिया है इसका, अ चाइल्ड टेक्स अ डेवलपमेंटल स्टेप फॉरवर्ड and then moves backward to consolidate and strengthen their newly acquired gains before advancing further। हाँ, ऐसा ही है, स्पाइरल के बारे में बताया है, दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि भाई एक बच्चा विकास का एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर आगे बढ़ने से पहले अपने नए अर्जित लाभों को या जो भी उसको लक्षण मिले हैं समेकित या मजबूत करता है। ये हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, टीम को बोलेंगे, क्लियर कराएंगे इसको। तो ए एंड आर बोथ सही है और आर जो है वो करेक्ट रीजन भी है, क्यों, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्पाइरल और इसमें, कि आप के एक स्टेज में दूध के दांत आए, अब दूसरी स्टेज में आप पीछे आएंगे वो दांत गिरेंगे, तीसरी स्टेज में पक्के दांत आएंगे। तो एक स्टेज में डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, दूसरी में अपने आप को मजबूत करता है, तीसरी में फिर आगे बढ़ता है। जैसे हाइट 6 से 12 में हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले बढ़ी है, फिर हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो मतलब हाइट के कॉन्टेक्स्ट में आप पीछे आए और आपकी मसल्स में मजबूती आ रही है। 12 से 18 में फिर से हाइट बढ़ेगी, तो एक स्टेज में आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं कि अब हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, फिर नेक्स्ट में आगे जाएंगे। तो ये आगे पीछे एक स्टेज में आगे जाता है डेवलपमेंट, फिर पीछे आएगा ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच डेवलपमेंटल डायरेक्शन इज इलस्ट्रेटेड व्हेन अ चाइल्ड्स हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंट्रल ऑर्गन्स डेवलप एंड गेन कंट्रोल बिफोर देयर फिंगर्स एंड आउटर एक्सट्रीमिटीज। बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल लेकिन पूछा जाता है बार बार। कौन सी विकासात्मक दिशा प्रदर्शित होती है जब एक बच्चे के हृदय, रीढ़ की हड्डी और केंद्रीय भागों का विकास और नियंत्रण उनकी उंगलियों और बाहरी छोरों से पहले होता है? मतलब बाहरी छोर से मतलब है कि जो आपकी बाहरी फिंगर्स, बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज, जो अंत है आपके शरीर का, तो सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर विकास, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के पहले आपके कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर आपकी आर्म्स पे, फिर आपका हाथों पे, फिर उंगलियों पे। तो लिखना आप बाद में सीखते हैं, पकड़ना चीजों को या उठाना पहले सीख लेते हैं।
ये क्या है, समीपस्थ दूरस्थ विकास। जैसे आपका ग्रॉस मोटर स्किल पहले होता है इसी के तहत, फिर आपका फाइन मोटर स्किल होता है जो विकास है, कि पहले उंगलियों पे कंट्रोल आ रहा है, बाद में आपका पहले हाथों पे कंट्रोल आ रहा है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। कि आप देखेंगे बच्चा सामान वामान उठाने लगता है आसानी से, लेकिन बटन लगाना थोड़े दिन बाद सीखता है, क्योंकि वो फाइन मोटर स्किल्स का काम है, और उस पर बाद में आएगा कंट्रोल। पहले ग्रॉस, पहले हाथों पे फिर उंगलियों पे जाएगा। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, बाकी कुछ और बनता ही नहीं है ऑप्शन। ये हेड टू टो होता तो सेफेलोकॉर्डल हो जाता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आप लोग ज्यादातर लोग फंसेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें हम कुछ नई बातें जानेंगे। ठीक है, तो कल को मुश्किल सवाल भी बने तो वो आप पहले से तैयार हों उसके लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 मॉक टेस्ट डलवा देंगे, वो तो बैच में अगर आप आ रहे हैं तो वहां सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर से लेके मॉक टेस्ट से लेके हर चीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आइडेंटिकल यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन ब्रदर्स आर सेपरेटेड एट बर्थ। इस तरह का सवाल आया हुआ है प्रीवियसली सीटेट में। आइडेंटिकल मोनो, इस तरह का, ये नया है सवाल, सारे सवाल नए मिलेंगे आज आपको। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन ब्रदर्स, दो जुड़वा बच्चे हैं, आइडेंटिकली जुड़वा हैं यानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, सेम सेक्स के हैं, दो भाई हैं तो भाई होंगे, दो बहनें हैं तो दो बहनें होंगी। आइडेंटिकल हैं जिनकी हेरिडिटी लगभग 100% सेम होती है। अभी आएंगे उस पर, जिनका जेनेटिक्स या डीएनए लगभग 100% सेम होता है डीएनए। इंटेलिजेंस में अंतर है, उस पर अभी चर्चा करेंगे हम। वन इज रेज्ड इन एन इंटेलेक्चुअली एनरिच्ड हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा हाउस होल्ड विद एक्सेस टू एसीएस, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के सामाजिक आर्थिक रूप से बेहतर वर्ग में, उच्च वर्ग में, जहां खाना पीना पैसा स्कूल सब कुछ ज्यादा है, एक बच्चे को अडॉप्ट किया है ऐसे परिवार ने। एंड फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसको। दूसरा जो बच्चा है, दो जुड़वा बच्चे हैं, है ना, राम शाम जो आपको नाम रखना हो, सीता गीता वॉट, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा बच्चा है विच हु इज रेज्ड इन एन एक्सट्रीमली इम्पॉवरिश्ड, एकदम गरीब परिवार में दूसरे बच्चे को अडॉप्ट किया है। इंटेलेक्चुअली डेप्राइव्ड एनवायरमेंट, बौद्धिक रूप से कुछ पढ़ने लिखने सीखने का मौका ही नहीं है वहां। एट एज 12 साल की उम्र में कॉग्निटिव टेस्टिंग रिवील्स अ सब्सटेंशियल वेरिएंस इन देयर आईक्यू स्कोर्स। दिस केस डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट, अब ये जो केस है कि अब आप फिर से पढ़िए इसको, कि समरूप जुड़वा भाइयों को गोद लेने के कारण जन्म के समय अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कि अडॉप्शन हुआ उनका, दो जुड़वा बच्चों का, दो अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया है। एक जिसको पालन पोषण अच्छा हुआ, किताबें मिली, टेक्नोलॉजी है, औपचारिक संगीत से लेके हर चीज अच्छी दी गई है। दूसरा बच्चा है जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास गया है, जहां खाने के भी लाले हैं। ठीक, तो 12 वर्ष की एज में यानी एट द एज ऑफ 12 इनकी संज्ञानात्मक परीक्षण में यानी आईक्यू टेस्टिंग हुई, इनकी अंतर प्रकट होता है, डिफरेंस पाया जाएगा। क्यों है ये डिफरेंस? हेरिडिटी सेम होती है, जीन्स 100% सेम है, किसके? आइडेंटिकल ट्विंस के। आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपके रिश्तेदार के, किसी दोस्त के, आप खुद भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक यानी सेम जाइगोट से बनते हैं वो, यानी सेम निषेचित अंडे से, एक ही एग और स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हैं, तो हेरिडिटी एकदम सेम है, जेनेटिक्स एकदम सेम है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 12 साल की उम्र में दोनों अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया, बच्चों को अडॉप्ट हो गए। अब आईक्यू में अंतर पाया जाएगा, तो कितना, ये पूछा है, या कैसे? पहला ऑप्शन है एनवायरमेंट हैज जीरो इन्फ्लुएंस ऑन द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनेटिकली शेयर्ड कॉग्निटिव कैपेसिटीज। अब ऐसा कई लोग कहेंगे कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता आईक्यू में, ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सारी ये मानती हैं कि आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है अच्छे बेहतर एनवायरमेंट का, इवन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी, कि आप किस सामाजिक आर्थिक स्टेज में हैं, स्टेटस के घर में हैं, उससे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके खाने से लेके आपके पढ़ने के अवसर अलग हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में, एक दिन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक साल में प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट 10 साल के गैप में अगर आप देखेंगे, फ्लीन इफेक्ट ये कहता है कि हर 10 साल में जो नई जनरेशन है उसका आईक्यू का एवरेज स्कोर बेहतर होता है पुरानी से। एनीवे, इसको फ्लीन इफेक्ट कहते हैं, वो उस पर अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मैं बता रही हूं। तो आनुवांशिक रूप से साझा संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रकटीकरण पर पर्यावरण का शून्य प्रभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। एनवायरमेंट का रोल होता है इंटेलिजेंस में, ऐसा नहीं कह सकते हम। आईक्यू के पॉइंट्स भी इधर उधर हो जाते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बट अंतर आएगा। आइडेंटिकल ट्विंस डू नॉट एक्चुअली शेयर द सेम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एट बर्थ, यानी समरूप जुड़वा जो हैं वो वास्तव में जन्म के समय समान गुणसूत्र संरचना साझा नहीं करते। नहीं भाई, सेम ही सेक्स होता है दोनों का, तभी आइडेंटिकल हैं वो। फ्रेटर्नल होते तो अलग अलग भाई बहन भी हो सकते थे जुड़वा, यहाँ पे सेम होगा, या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन है तो दो बहनें होंगी। आइडेंटिकल तभी कह रहे हैं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम। While genetics provide a base, environmental enrichment और deprivation determines the actual realization of cognitive potential। कि भाई आपके जीन्स आपको बेस तो दे देंगे, एक रॉ मटेरियल तो दे देंगे,
हेरिडिटी जो है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो बाहर इमारत कैसे बनेगी? भाई रॉ मटेरियल क्या है? आपको सीमेंट दे दिया, ईंट दे दी, रोड़ी बदरपुर जो चाहिए वो दे दिया, ये रॉ मटेरियल है। वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना, कौन उससे कैसी बिल्डिंग बनाता है। तो एनवायरमेंट डिसाइड करता है हाउ फार यू विल गो। हेरिडिटी कहती है हाउ फार यू कैन गो। आपको लोअर लिमिट दे दी और अपर लिमिट दे दी हेरिडिटी ने, कि या तो बिल्कुल आपको एक आईक्यू का फिगर बता दिया कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं, तो वो हेरिडिटी से आईक्यू व्हाटएवर आपका आया है, हायर लिमिट है तो वो भी डिसाइडेड है। बीच में आपका आईक्यू 140 तक पहुंचने का एनवायरमेंट आपको मिला ही नहीं, आप 110 वाली हरकतें करते रह जाएंगे। तो जितना हम, ये कहा जाता है ना कि जितना हमें हमारा जो आईक्यू होता है उतना भी हम फुल, कितने लोग हैं जो दिमाग का फुल इस्तेमाल कर पाए हैं? 10%, 10-15% भी बहुत कम लोग कर पाए। जो सबसे ज्यादा कर पाया वो भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्योरली अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। नहीं भाई, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है संज्ञानात्मक या दिमाग के विकास पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंट से ही प्रभावित होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही बनता है कि वाइल जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अ बेस, जीन्स ने, आपकी हेरिडिटी ने एक बेस दे दिया, रॉ मटेरियल दे दिया। एनवायरमेंटल एनरिचमेंट और डेप्रिवेशन, एनवायरमेंट में आपको एनरिचमेंट मिला है, संवर्धन मिला है, बेहतर चीजें मिली है, या डेप्राइव्ड रहे हैं आप, यानी वंचित रहे हैं आप खाने से, पीने से, अच्छी खेलने के ऑप्शन से, पढ़ने के ऑप्शन से। द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा कि हेरिडिटी बेस तो दे देगी बट कॉग्निटिव डिफरेंसेस पाए जाएंगे इन बच्चों में। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी ने बेस दिया है। हेरिडिटी फाइनली सब कुछ डिसाइड करके पहले से नहीं दे सकती। इसमें 2-3 बातें जो मुझे आपको बतानी है। एक तो ये कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी जो वो जुड़वा बच्चे जिनकी हेरिडिटी 100% सेम है, उनका आईक्यू में जो कोरिलेशन होता है, जीन्स सेम है लेकिन आईक्यू का कोरिलेशन है कितना? 90% के आसपास। यानी ये बच्चा ए है और बच्चा बी है, अगर इनको एक घर में भी रखें हम तो 90% आईक्यू सेम होगा। अगर ये जुड़वा हैं, एक ही समय पैदा हुए हैं, एक ही जेंडर के, आइडेंटिकली जुड़वा हैं, हेरिडिटी 100% सेम है लगभग। तो यहां पे लेकिन आईक्यू में अंतर है, 90% सिमिलैरिटी होगी या कॉमन चीजें होंगी। अगर अलग अलग घर में चले गए तो 72% के करीब आईक्यू सिमिलर होगा। ठीक है। वहीं फ्रेटर्नल जो है वो 50-50%, कोई भी अदर सिबलिंग, मतलब जैसे जो आपका भाई और बहन, अगर आप अलग अलग, आपका जन्म हुआ है कुछ सालों के दरमियान, तब 50% चांस है कि आपकी हेरिडिटी सेम होती है, 50% के करीब। लेकिन अगर आप एक साथ पैदा हुए हैं तो उस केस में आईक्यू, अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो आईक्यू आपका 72% तक, अलग अलग घर में भी पैदा हुए हैं, अलग अलग घर में भी बड़े हुए हैं, अडॉप्ट भी हो गए, तब भी 72% आईक्यू सेम रहेगा। लेकिन एनवायरमेंट का रोल होगा। एनीवे, इस पे आएंगे अभी, और उससे पहले 2-3 बातें और जान लो, ये डिटेल में समझेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मोनो का मतलब है सिंगल, तो सिंगल एग और स्पर्म सेल से बने हैं ये, इसलिए मोनो बोल रहे हैं, मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक यानी ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, दो अलग अलग जाइगोट से, जाइगोट जो स्पर्म और ओवा के मिलने से बनेगा या एग के मिलने से बनेगा। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो दो भाई बहन हो सकते हैं जिनकी हेरिडिटी जो है वो 50% के करीब सिमिलर होती है। यहाँ पे इनकी 100% है जो आइडेंटिकल है। आईक्यू इनका 90% के करीब सिमिलर है, ठीक है ना, उनका 50 के अराउंड ही रहता है। एनीवे, आएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस, 100% जेनेटिक सिमिलरिटी, 100% जीन्स सेम होंगे, सेम सेक्स के होंगे, शक्लें भी सेम होंगी। डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस भाई बहन हो सकते हैं और इनकी 50% जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, यानी इनके जीन्स 50% सेम है, 50% अलग हैं, है ना। मे बी ऑफ सेम जेंडर और डिफरेंट हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है शक्लें मैच हो या हेरिडिटी 100% मैच हो, तभी इनको फ्रेटर्नल ट्विंस कह रहे हैं। एक चीज होती है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप जो आपके जेनेटिक मेकअप में कोडेड है, फिनोटाइप जो एनवायरमेंट में निकल करके आता है। इतना डिटेल में मत जाइए, इस फिनोटाइप को लेकर के जनरली नहीं पूछता है सीटेट में। जीनोटाइपिक सीलिंग आप ध्यान रख सकते हैं, ये जरूरी है। जीनोटाइपिक सीलिंग होती है कि जेनेटिक्स से आपकी आईक्यू को लेकर के एक लिमिट मिल गई है कि ये बेस है और ये हाईएस्ट लिमिट है, कि अब एनवायरमेंट का रोल है कि आप कहां तक पहुंचेंगे, कि आप 10th फ्लोर पे पहुंच पाएंगे या 5th पे रह जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल मिल गया आपको हेरिडिटी से, यानी आईक्यू आपको मिल गया है, लेकिन एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना आप रियलाइज कर पा रहे हैं उसको। एनीवे, इसको ऐसे लिख लेना आप, ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि हेरिडिटी provides raw material for intelligence or development, raw material
यानी आपको कच्चा माल दे दिया है, बिल्डिंग कैसी बनेगी वो एनवायरमेंट पर निर्धारित होगा, है ना। तो रॉ मटेरियल या एक बेस प्रोवाइड कर देती है, या हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेवलपमेंट, और आईक्यू प्रोवाइड्स अ इंटेलिजेंस, आईक्यू भी कहना गलत होगा, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेवलपमेंट, यानी एक आधार प्रदान कर देती है हेरिडिटी, जिसमें आपकी जीनोटाइपिक लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ ये जो जीनोटाइपिक सीलिंग है कि आप मैक्स यहां तक पहुंच सकते हैं, एनवायरमेंट नहीं मिला तो नहीं भी पहुंचेंगे। एनीवे ये बाकी एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए, आप सिंपल सी बात समझिए कि हेरिडिटी प्रोवाइड करती है क्या, एक तो रॉ मटेरियल कच्चा माल, इट प्रोवाइड डेवलपमेंट के लिए, इट प्रोवाइड्स अ बेस आधार दे देती है, और इससे एक स्टेटमेंट बनता है जो पूछ लिया जाता है कई बार आपके समय में, मुश्किल पेपर बनाना हुआ अगर सीटेट के लिए तो वहां भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अगर हम देखें जीनोटाइप फिनोटाइप जनरली नहीं पूछता है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीटेट में तो नहीं पूछा जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप जो एनवायरमेंट में बाहर आ पाया है ना, कि आपका रंग हो सकता है जेनेटिकली आपके अंदर जीन्स हो थोड़े से डार्कर साइड, कलर की कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, बट आप इतनी ठंडी जगह रहते हैं बचपन से ही, तो वो शेड फिनोटाइप में एनवायरमेंट में बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट थोड़ा सा लाइट फिनोटाइप में आया हो, फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबली बाहर देख सकते हो आप, जेनेटिक मेकअप जो जीन्स में ही है। एनीवे हेरिडिटी हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी डिसाइड्स हाउ फार वी कैन गो, हाउ फार वी कैन गो, कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, ये आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है। कैन गो यानी संभावना कितनी दूर जाने की है, तो कितनी दूर जा सकते हैं ये आनुवांशिकता तय कर सकती है या करती है। ये लोअर लिमिट सेट कर दी और अपर लिमिट, कि ये हायर आईक्यू है और ये लोअर आईक्यू है, कि अगर बिल्कुल ही 25 आईक्यू मिला है तो भी हेरिडिटी ने निर्धारित कर दिया, और अपर लिमिट 140 है मान लीजिए, लेकिन आप 140 तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसका ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो क्षमता आपको मिली है ये एनवायरमेंट निर्धारित करेगा, बीच में आप एनवायरमेंट के साथ खेलते रहते हैं। तो हाउ फार वी कैन गो ये हेरिडिटी निर्धारित करती है, बट हाउ फार वी विल गो हेरिडिटी विल गो नहीं कर सकती। वी विल गो का मतलब हो गया पक्का पक्का पता है आप कितनी दूर जाएंगे, संभावना देती है हेरिडिटी, तो कैन गो लिखा आएगा जब भी हेरिडिटी की बात होगी। एनवायरमेंट कहेगा विल गो, हाउ फार यू विल गो, तो एनवायरमेंट जैसा मिला है, शिक्षा जैसी मिली है, खाना पीना जैसा मिला है, वो डिसाइड करेगा कि हाउ फार यू विल गो। इसलिए दो अलग अलग परिवारों में अडॉप्ट किए हुए बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता में या आईक्यू में डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट प्रभावित करता है जो आपका इंटेलिजेंस है या ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इसी से संबंधित, तो आपको और क्लैरिटी आएगी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस पे ही। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार सॉल्व करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसू तो नहीं आ रहे हैं सवाल देख करके? चलिए आए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा इजी कर देंगे अगली बार से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर साइंटिफिकली करेक्ट। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सही है? तो आपको देखना साइंटिफिकली क्या सही है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में ट्विंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स विल ऑलवेज शो आइडेंटिकल बिहेवियर बिकॉज दे शेयर द सेम जीनोटाइप। यानी अलग अलग वातावरण में पले समरूप जुड़वा बच्चे हमेशा समान व्यवहार करेंगे क्योंकि उनका जीवन रूप जीन रूप जो है वो समान है। देखिए व्यवहार समान करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि उनका जीनोटाइप सेम है। हाँ 100% जीन्स जो है वो सेम है आइडेंटिकल ट्विंस के। हालांकि इसमें आधी बात थोड़ी सी घुमा करके कही गई है, बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे जीन्स की बात हुई है कि जेनेटिकली अगर हम बात करें। फ्रेटर्नल ट्विंस आर जेनेटिकली एज सिमिलर एज ऑर्डिनरी सिबलिंग्स, यानी कोई भी दो भाई बहन का जितना जीन्स कॉमन होता है उतना ही फ्रेटर्नल ट्विंस के जेनेटिक मेकअप में सिमिलैरिटी होती है। यानी ट्विंस हैं ये बच्चे फ्रेटर्नल, जो दो अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं, दो अलग अलग स्पर्म और एग सेल यानी दो अलग जाइगोट से फर्टिलाइज हो सकते हैं, दो अलग स्पर्म सेल और एग से। बट
इनकी हेरिडिटी उतनी समान है जितनी किन्हीं भी दो भाई बहन की होती है जिनकी एज में भी अंतर होता है, जो कि 50% के करीब होती है। बात तो सही है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, रिसेसिव ट्रेट्स डिसअपियर परमानेंटली आफ्टर 2 जनरेशंस। ये बेकार की बात है। कुछ ट्रेट्स रिसेसिव होते हैं, कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं। कि हो सकता है आपके पिताजी का रंग सांवला रहा हो और माताजी का रंग फेयर हो, मान लेते हैं, तो आपका कलर फेयर है। अब ऐसा नहीं कि आपके जेनेटिक मेकअप में वो जो भी बेसिकली दूसरा कलर है, जिसको आप सांवला कह लो, हल्का सा डार्क शेड कह लो, वो नहीं है, वो है, बट वो माताजी का जो कलर था या जो फेयर कलर था वो ज्यादा डोमिनेंट था। इसका उल्टा भी पॉसिबल है ना। तो ये डोमिनेंट जीन्स जो रहे होंगे उसका प्रभाव आपको दिख जाएगा। रिसेसिव जीन्स हो सकता है दूसरा जीन्स रिसेसिव हो, थोड़ा सा डोमिनेंट के सामने नीचे रह गया हो, या अगली किसी जनरेशन में हो सकता है वो बाहर आ जाए, डोमिनेंट बन जाए, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो 2 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा। जेनेटिक मेकअप तो रहेगा ही, आपके पीछे चलता रहता है कई जनरेशन से। तो ये कहना गलत होगा। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक पोटेंशियल एंड द एनवायरमेंट। जो विकास है ये डिपेंड करता है कि जेनेटिक पोटेंशियल क्या है और एनवायरमेंट क्या है। ये बात भी हमें सही लग रही है कुछ हद तक, ठीक है। अब सारे तो सही हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। देखो ये सी तो कहीं भी सही नहीं हो सकता, जहां भी सी दिया हुआ है तो हटा दो ऑप्शन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो इन्होंने कहा है कि डिसअपियर हो जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे बी एंड डी आर ट्रू, तो बी तो सही है ही, और डी हमने मान लिया कि इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक पोटेंशियल एंड द एनवायरमेंट डिपेंड करेगा, ये भी सही है। तो हमें यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा। जिस बिहेवियर को मैं नॉर्मल मान के चल रही थी वो बिहेवियर नॉर्मल है नहीं, क्योंकि बिहेवियर सेम नहीं होगा, बेशक जीनोटाइप सेम है। बिहेवियर कैसे सेम हो सकता है? आइडेंटिकल ट्विन्स रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स विल ऑलवेज शो आइडेंटिकल बिहेवियर। ये इसको मैं जेनेटिक बिहेवियर की बात कर रही थी, बट ये नॉर्मल समान व्यवहार की बात की है इन्होंने। जीन्स सेम है लेकिन समान व्यवहार करेंगे, ये नहीं कह सकते। ये कोई भी ये ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको आप ये कह दो कि ये साइंटिफिकली ट्रू है। जीन्स सेम होने के बावजूद भी सेम व्यवहार करेंगे जरूरी नहीं है, ट्विन्स में भी अंतर पाए जाएंगे। तो बी और डी सकते हैं इस हिसाब से। अगर आप देखो कि फ्रेटर्नल ट्विन्स ऑर्डिनरी किन्हीं भी दो भाई बहन जैसे ही होते हैं, इनमें 50% जेनेटिक मेकअप कॉमन होता है, और किन्हीं भी दो भाई बहन या भाई जो भी सिबलिंग्स हैं, बेसिकली जो सगे भाई बहन हैं, सेम ब्लड लाइन से आते हैं, उनकी हेरिडिटी 50% कॉमन होती है, या सेम जीन्स वो शेयर करते हैं एटलीस्ट 50%। जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जो एक साथ पैदा हुए, एक जैसे दिखते हैं, एक सेक्स के हैं, सेम सेक्स के हैं, उनकी हेरिडिटी 100% सेम होती है। जो फ्रेटर्नल वाले हैं वो नॉर्मल कॉमन वाले भाई बहन में ही शामिल होंगे, हालांकि इनके आईक्यू में कोरिलेशन होता है। अभी आते हैं, इस पे ही चर्चा करते हैं। एक टेबल है आपके सामने जिससे आप ये बात समझ पाएंगे, देखिएगा। ये थोड़े आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो परेशान ना हो इनको देख के, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखें। देखिए ये टेबल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, इसको आप देखिए। जेनेटिक सिमिलैरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, एक है जीन्स की या डीएनए की सिमिलैरिटी, वो 100% है मोनोजाइगोटिक में या आइडेंटिकल ट्विन्स में, जो एक युग्मनज जुड़वा बोलते हैं, जो सेम सेक्स के हैं, सेम दिखते हैं। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जिनको डाइजाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि ये 2 जाइगोट से बने हैं। मोनोजाइगोटिक यानी सिंगल जाइगोट से बने हैं। जाइगोट क्या है? निषेचित अंडा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है आपका, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त क्रिएट होगा। तो 50% जो जीन्स हैं वो फ्रेटर्नल के भी कॉमन होंगे, और जो नॉर्मल एकदम वैसे वाले भाई बहन हैं जो अलग अलग समय पैदा हुए हैं, ट्विन्स नहीं है, उनकी भी 50% हेरिडिटी सेम होती है। ठीक, ऑर्डिनरी सिबलिंग्स की भी 50% हेरिडिटी सेम होती है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनकी 100% सेम होगी। आईक्यू का क्या कोरिलेशन है? देखिए हेरिडिटी सेम होना अलग बात है, 100%। आईक्यू सेम नहीं होगा। आईक्यू में कोरिलेशन है 90% का, 0.90 या 0.89 कहती है एनसीईआरटी आपकी। तो 90% आईक्यू में कोरिलेशन मिलेगा, यानी अगर इसका 100 है तो उसका भी 90 तो होगा ही, मतलब 90% सेम कह सकते हो आपके कोरिलेशन है। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स का आईक्यू है वो 60% कॉमन होगा। जो नॉर्मल सिबलिंग्स है उनका 50% कोरिलेशन है आपस में। या अगर मान लो इसका आईक्यू 120 है तो ये 50% जुड़ा हुआ होगा, जो दूसरा बच्चा है उसका भी 50% आईक्यू कोरिलेट करेगा अपने सिबलिंग से। आईक्यू कोरिलेशन जिनका, जो ट्विन्स बच्चे जिनको अलग अलग घरों में पाला गया है, अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो भी 72% आईक्यू सेम रहेगा, चाहे अलग अलग घर में ही पले हों। सेम घर में पले हैं तो 90% आईक्यू, क्योंकि एनवायरमेंट भी सेम है ना काफी हद तक, ये मान के चल रहे हैं हम। इनके केस में ऐसा कोई इसका फिर रोल नहीं बचता, ये सेम, ये ऑर्डिनरी सिबलिंग जैसे ही हो जाते हैं। चलिए खैर, अगर आप देखोगे ऑर्डिनरी सिबलिंग के केस में सिर्फ 0.25% कोरिलेशन रह जाता है, अगर अलग अलग घर में पले हैं, चाहे वो फ्रेटर्नल ट्विन्स हो चाहे वो ये ऑर्डिनरी सिबलिंग हो, सिर्फ 25% आईक्यू में कोरिलेशन बचता है। अदरवाइज जो आइडेंटिकल ट्विन है उनमें आईक्यू में 72% कोरिलेशन रहता है, चाहे अलग अलग घर में ही क्यों ना
वो अडॉप्ट किए गए हों। सेम घर में है तो 90%, फ्रेटर्नल में 60%, नॉर्मल जो सिबलिंग है उनमें 50% आईक्यू। हेरिडिटी दोनों में सेम है, यानी जेनेटिक मेकअप दोनों में सेम है, फ्रेटर्नल और ऑर्डिनरी दोनों में। इनका 100% सेम है हेरिडिटी जो है। तो डीएनए और आईक्यू के रिलेशन में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। शायद आपने आज से पहले सुनी भी ना हो, है ना। अब कई लोग सुनाने लग जाए, वो एक अलग बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 100% आइडेंटिकल जो हेरिडिटी है वो आइडेंटिकल ट्विंस की सेम है, आईक्यू 90% सेम है। अलग घर में होंगे तो 72% फिर भी आईक्यू सेम होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस के केस में 50% हेरिडिटी सेम होती है, या किसी भी और भाई बहन के केस में 50% हेरिडिटी सेम होती है, लेकिन आईक्यू 60% होगा। कॉमन जो है वो कोरिलेशन जो है वो सेम फ्रेटर्नल ट्विंस में। 50% होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी सिबलिंग्स में, कि आपका भाई है और आपकी बहन है, आप में मान लो 4-4 साल का अंतर है, तब भी 50% आईक्यू का कोरिलेशन मिल जाएगा, या हेरिडिटी मेकअप जो है आपका या जीन्स आपके 50% कॉमन मिल जाएंगे। तो हाईएस्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी इन आईक्यू आइडेंटिकल ट्विंस में, बाकी सब में कॉमन ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये अब थोड़ा आसान लगना चाहिए आपको इन सवालों के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी बायोलॉजिकल मैचुरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सीटेट की तरह का सवाल। शैक्षिक मनोविज्ञान में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, वैसे मैचुरेशन बायोलॉजिकली होती है ना, वो आपकी बायोलॉजी से या हेरिडिटी से ही संबंधित होती है। तो मैचुरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट, लर्निंग और मैचुरेशन में क्या अंतर है ये भी समझेंगे इस सवाल से हम। ठीक, तो शैक्षिक मनोविज्ञान में जैविक परिपक्वता की विशेषता निम्नलिखित में से सभी से है एक्सेप्ट, यानी मैचुरेशन के बारे में कौन सी बात गलत है। एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब आपको यहाँ पे गलत चाहिए क्योंकि नॉट लिखा है, तो जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। किसके बारे में? मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बारे में। किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। परिपक्वता क्या बवाल है, अब कई लोग कहेंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। परिपक्वता के आपको एलजेब्रा या कैलकुलेशन कब सिखाया जाए, इसके लिए आप परिपक्व हैं क्या? तो क्या 5.5 महीने के बच्चे को कैलकुलेशन सिखा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि अभी वो इस चीज को सीखने के लिए संज्ञानात्मक रूप से मैच्योर नहीं है। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखाते, क्यों? क्योंकि अभी वो उसके लिए परिपक्व नहीं है। शरीर से ऑटोमेटिकली क्षमता विकसित होगी एज के साथ, जो आने वाली क्षमताएं प्रकट होती हैं, जो एज के साथ अनफोल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मैच्योरेशन कहते हैं। जैसे आपके दांतों का निकलना, आपका उसमें कोई रोल नहीं, जरूरी नहीं है वो ट्रेनिंग से या एजुकेशन से आप उसको कर सकते हो, कोई उसमें रोल नहीं होता उसका, नॉट नेसेसरी। कि आपको शिक्षा ना भी दी जाए तब भी आप भाषा एक्वायर कर लेंगे, एक सर्टेन मेच्योरिटी जैसी आपकी एज आएगी, वो वाली अर्ली चाइल्डहुड। तो क्या गलत है मेच्योरिटी के बारे में? पहला ऑप्शन है, इट इज हेवीली एंकर्ड इन द जेनेटिक एंड हेरिडेटरी ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, ये हेरिडिटी से मिलने वाला ब्लूप्रिंट है कि भाई आपकी प्यूबर्टी हिट होगी तो दाढ़ी मूछ अपने आप आएंगी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और आप 6 महीने या 6 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ नहीं उगा सकते, वो मैच्योर ही नहीं है उस चीज के लिए। तो हेरिडिटी से ब्लूप्रिंट मिला है जो समय के साथ अनफोल्ड होता जाएगा। इस उम्र में दूध के दांत, इस उम्र में पक्के दांत, ये मैच्योरिटी अपने आप आ रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इट सेट्स द पोटेंशियल बाउंड्री लिमिट्स ऑफ व्हाट अ चाइल्ड कैन लर्न और डू एट एनी गिवन स्टेज ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है भाई, 6 महीने के बच्चे को आप दौड़ना नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि अभी उसकी टांगों में वो मजबूती नहीं आई, वो मैच्योरिटी नहीं आई जिसकी वजह से वो चल पाए। तो ये बात तो सही है कि किस स्टेज पे क्या सिखाया जाए, क्या सिलेबस हो किस उम्र के बच्चे का, ये मैच्योरिटी से डिसाइड होगा। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड एफर्टफुल क्लासरूम प्रैक्टिस टू अकर। मैच्योरिटी के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेनिंग का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये कहना गलत होगा। बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी किसी कॉन्शियसली आप ट्रेन करा दोगे बच्चे को कि हमारे 6 महीने का बच्चा है लेकिन इसको हम मैराथन रन कराना चाहते हैं 6 महीने की उम्र में ही, दुनिया के किसी ट्रेनिंग सेंटर में ले जाओ, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि वो 6 महीने का बच्चा दौड़ने लग जाएगा या साइकिल चलाने लग जाएगा। तो इस पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता या एजुकेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैच्योरिटी बाय डिफॉल्ट जेनेटिक मेकअप है आपके अंदर, वो अपने आप आएगी। ठीक, इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल चेंजेस सच एज दी नर्वस सिस्टम आपका मैच्योर होगा, मसल ग्रुप कोऑर्डिनेशन के आप देखते हैं एक सर्टेन उम्र में बच्चे के अंदर मसल मास ज्यादा होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें सही है। एक ही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है कि आप इंस्ट्रक्शन देके या ट्रेनिंग देके मैच्योरिटी नहीं ला सकते, वो बाय डिफॉल्ट आती है अपनी एक स्टेज पे। तो मैच्योरिटी की परिभाषा क्या है कि अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यानी आनुवांशिकता से मिली क्षमताओं का समय के साथ प्रकट होना, कि एक सर्टेन एज पे दाढ़ी मूछ आएगी लड़कों की, लड़कियों के पीरियड शुरू होंगे। कैसे है ये? मैच्योरिटी के कारण है। तो वो आपकी हेरिडिटी में कोडेड है कि दांत निकलेंगे, पक्के दांत कब निकलेंगे, दूध के कब निकलेंगे, ये हेरिडिटी में मैच्योरिटी से हो रहा है, हेरिडिटी में पहले से कोडेड है, जैसे आप एक कंप्यूटर में कोड डालते हैं वैसे ही।
ठीक, तो इसकी परिभाषा अगर आप देखना चाहें और ये डेवलपमेंट और लर्निंग से कैसे अलग है इसको भी समझेंगे। तो मैच्योरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल। मैच्योरेशन, अब इससे पहले कि मैं आपको ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है ये समझाऊं, आप पहले से थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। डेवलपमेंट, लर्निंग और मैच्योरेशन के बीच में एक बेसिक सा अंतर समझ लीजिए। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, पहली बात तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में और ये दोनों विकासात्मक प्रक्रियाएं ही हैं, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो मैच्योरेशन हो। डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, अगर बच्चा मेच्योर है तो वो सीख पाएगा चीजें, सीखेगा तो मेच्योरिटी आएगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, हेल्पफुल हैं। तो डेवलपमेंट क्या है ये आपको पता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ऑर्डरली हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, है ना, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, जो आप कहना चाहें। मैच्योरेशन क्या है, इसी के अंदर ग्रोथ भी आ जाएगा। मैच्योरेशन अनफोल्ड होना है आपकी हेरिडिटी से मिली क्षमताओं का, जैसे दांतों का निकलना, ये ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग क्या है, देखिए मैच्योरेशन में जरूरी नहीं एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल हो, लर्निंग में होगा। लर्निंग में आप किस मेथड से सीख रहे हैं, है ना, ये आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के आधार पे आपकी लर्निंग होती है। कि आपने साइकिल चलाना सीखा, इसके लिए आपने एफर्ट और प्रैक्टिस किए। मैच्योरेशन में जरूरी नहीं आपने कोई एफर्ट और प्रैक्टिस किया हो, एफर्ट प्लस प्रैक्टिस किया, आपने साइकिल सीखी तो ठीक है। इसमें एफर्ट लगा, प्रयास लगा, अभ्यास लगा, रात दिन का नहीं तो जितने भी दिन का। तो एफर्ट और प्रैक्टिस से अधिगम होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पे आपके व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन, के आपने लिखना सीखा, तो ये लर्निंग है, एफर्ट और प्रैक्टिस से सीखा, अपने अनुभव से सीखा, अनुभव लेकर के सीखा। मैच्योरेशन क्या है, आपकी उंगलियों में मजबूती आ गई कि पेन पकड़ सके, ये मैच्योरेशन है। इसमें कोई एफर्ट प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा आपको। आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, इसमें आपने कौन सा एफर्ट किया, आपके दांत निकल आए, आपने क्या एफर्ट किया, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपने क्या एफर्ट किया। थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपने कुछ किया है, इसमें आपने दांत निकाले हैं अपने, ये नहीं किया आपने। तो अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच्योरेशन जो ऑटोमेटेड है कुछ हद तक। लर्निंग आप अपने एफर्ट और प्रैक्टिस से सीखते हैं। कई बार लर्निंग के लिए आप साइकिल चलाना सीख पाए, इसके लिए मैच्योरेशन एक सर्टेन लेवल का तो होना चाहिए। आप 6 महीने के बच्चे को थोड़ी साइकिल चलाना सिखा देंगे, तो लर्निंग के लिए भी एक सर्टेन मेच्योरिटी चाहिए होती है। और जब मेच्योरिटी आती है तो आप लर्निंग बेहतर कर पाते हैं। तो एक दूसरे की पूरक हैं सारी जो है, ये मैच्योरेशन हुआ, लर्निंग हुआ, ग्रोथ हुआ, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। मैच्योरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल, यानी बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन, या ये जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, इसकी वजह से अधिगम संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप साइकिल चलाना एक सर्टेन एज में सीखेंगे, जब आपकी टांगों में जान आ जाएगी। चलना आप 6 दिन की उम्र में नहीं सीख सकते, क्यों, क्योंकि आपकी टांगे मेच्योर नहीं है अभी। तो चलना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए, या आप साइकिल चलाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए। तो मैच्योरेशन या परिपक्वता क्या है, सीखने की तैयारी है, सीखने के लिए रेडीनेस है, एक तत्परता आती है आपके अंदर बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन। बात सही है। लर्निंग मेक्स मैच्योरेशन यूजफुल, लर्निंग की वजह से मैच्योरेशन यूजफुल हो पाता है कि आपने सीखा, तब तो आप उस मेच्योरिटी का जो आपकी एज के साथ आनी थी उसका सही से लाभ उठा पाए। भाई आपकी समझ विकसित हो सकती थी अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते, आपने उम्र के अनुसार पढ़ी ही नहीं, तो वो जो मेच्योरिटी थी उसके हिसाब से आपने लर्निंग नहीं की, लर्निंग नहीं की तो वो मेच्योरिटी जो आनी चाहिए थी वो, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी। अच्छा, चाहे वो ग्रोथ हो, लर्निंग हो, मैच्योरिटी हो, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, हम कह सकते हैं विकास के अंदर ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं, कोई बात नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट, देखिए विकास की ना कुछ बहस हैं, भैंसे नहीं है, बहसे हैं, समझ रहे हो। बहसे कैसे हैं, डिबेट है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी एक डिबेट है, जिसमें अर्ली डेवलपमेंट वर्सेस लेटर डेवलपमेंट एक डिबेट है कि शुरुआत का विकास ज्यादा, शुरुआत के साल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाद वाले। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि शुरुआत के साल ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके शुरू के 5-10 साल हैं। आपकी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूअस वाले कहेंगे कि इसमें स्टेजेस की आवश्यकता नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी वाले जिसमें प्याजे हैं, आपके कोलबर्ग हैं, एरिक्सन है, ये कहेंगे कि स्टेजेस में टूट के चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वाइगॉत्स्की जो स्टेज की बात नहीं करते वो कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। इन जनरल बिना किसी के नाम लिखा हो तो आप कह लीजिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है विकास। ज्यादा ही डिटेल में चले जा रहे हैं हम, हमने 13 सवाल किए हैं 1 घंटे में, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा, तो अगर आपको ये डिटेल डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता दीजिएगा आज के सेशन के बाद। अभी मत बताना, अभी मैं कमेंट्स बहुत रेयरली देख रही हूँ।
तो थर्ड ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, निरंतरता और अनिरंतरता की डिबेट में जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये बात हम कर चुके हैं क्योंकि वो स्टेजेस में तोड़ रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है विकास की प्रक्रिया, व्यू ऑफ डेवलपमेंट। वाइल लेव वाइगॉट्स्की कॉन्टिन्यूअस मानेंगे क्योंकि इन्होंने तो कोई स्टेज दी ही नहीं है कि टूट के चलेगा स्टेजेस में विकास। ऐसा नहीं कि प्याजे ये कह रहे हो कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद, बट वो कह रहे हैं स्टेजेस में टूट के जाएगा। जैसे ये प्याजे का चार्ट बनेगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वहीं वाइगॉट्स्की का चार्ट देखोगे तो वो तो कोई एज की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं वो सही है कि डिसकॉन्टिन्यूटी की बात प्याजे करेंगे और कॉन्टिन्यूटी की बात वाइगॉट्स्की करेंगे, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी या प्योरली मैकेनिकल जैसा कुछ नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। लीनियर स्पाइरल जैसा यहाँ कुछ है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिएगा, लेंदी सवाल है, कुछ सवाल एकदम लेंदी हैं आज, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा। जो लोग दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे उन्होंने भी हर बार पढ़ा होगा, जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे सवाल कराए जाएं जिससे थोड़ा आपको लगे कि हाँ थोड़ा दिमाग जगा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा, पढ़ करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दिख भी नहीं रहा है, हाँ ये थोड़ा बड़ा सवाल लेंदी है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप देख लीजिएगा। डिटेल पढ़ने से बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता, हाँ वो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ सेशन लेने आ रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी है दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं आपके, पेपर में भूल नहीं पाओगे चाह के भी उसकी तरह। बहुत होशियारी तुमको। हेलो, चलो देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, बाकी बातें तब करेंगे। 44% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक अभी बताया था, आइडेंटिकल ट्विंस को कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल स्पर्म और एग सेल के मिलने से यानी सिंगल जाइगोट से बने हैं ये। जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको बोलेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये मोनोजाइगोटिक। कहाँ डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट, नहीं भाई वो तो डायजाइगोटिक होंगे, डायजाइगोटिक ये टू सेपरेट से बनेंगे। कैन बी ऑफ डिफरेंट सेक्स, हाँ 50% जेनेटिक सिमिलैरिटी, यस। मोनोजाइगोटिक में 100% सिमिलैरिटी है, यस। फिनोटाइपिक यानी बाहर एनवायरमेंट में क्या आपके अंदर प्रदर्शित होता है, ये फिनोटाइप है। द एब्सोल्यूट लिमिट्स और बायोलॉजिकल बाउंड्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय द जेनेटिक कोड फॉर डेवलपमेंट, वो जीनोटाइप है। एक मैक्सिमम लिमिट आपको मिल जाएगी आपके जीन्स से। और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस से क्या आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। जैसे हो सकता है आपके जेनेटिक मेकअप में थोड़ा आपका जो बॉडी टाइप हो वो फैट की तरफ हो, लेकिन आप फिनोटाइप में क्योंकि आप एनवायरमेंट में इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बचपन से एक्टिव हैं, तो वो उस तरह से निकल के ना आए। तो ये फिनोटाइप है जो बाहर दिखेगा, ऑब्जर्वेबल होगा। तो सी का थर्ड हो गया, या ए का जो है वो सेकंड ऑप्शन। ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ए का फर्स्ट है। ए का सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी का क्या है फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक। सी का क्या है फिनोटाइपिक, तो ये डी होना चाहिए। सी का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ ट्रू है। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 51% लोग, पता नहीं क्यों लगे पड़े हैं। भाई डी का 4 कैसे हो सकता है, ये देखो ना, जीनोटाइपिक सीलिंग, जीनोटाइपिक सीलिंग का तो थर्ड होगा ना। एब्सोल्यूट लिमिट, जीनोटाइप फिक्स हो गया, इसके बाहर नहीं जा सकते, लिमिट जीन्स ने सेट कर दी है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, वो जीनोटाइपिक सीलिंग बोलते हैं उसको, जीनोटाइपिक सीलिंग। फर्स्ट ऑप्शन ना कि थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा इसी बात पे, ये क्या कहता है, अजर्शन है आपका यानी अभिकथन है। क्या कहता है अभिकथन, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस इन अ क्लासरूम अ चाइल्ड मस्ट फर्स्ट अचीव अ बेसलाइन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी एक प्रॉपर लर्निंग हो पाए क्लासरूम में, उसके लिए बच्चे की एक बायोलॉजिकल मैचुरेशन होना जरूरी है। कि आप तीसरी क्लास के बच्चे को छठी क्लास में नहीं बिठाते, क्यों, क्योंकि अभी वो उसके लिए उसका दिमाग, उसका शरीर, सोशल डेवलपमेंट ये सब हुआ नहीं है। तो सिलेबस भी एज के हिसाब से डिजाइंड है, क्यों, क्योंकि मेच्योरिटी एज के हिसाब से आएगी। आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है ये बात तो सही है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन सेट्स द लिमिट्स ऑफ फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप मेंटली कितने डेवलप्ड होंगे, आपके न्यूरॉन्स कितने डेवलप होंगे, ये एज के हिसाब से आएगी मेच्योरिटी। इसलिए आप सेकंड क्लास में आप एलजेब्रा नहीं पढ़ाते हो, प्याजे नहीं पढ़ाओगे आप सेकंड क्लास के बच्चे को, बेसिक पोएम वगैरह कराओगे, बेसिक गिनती वगैरह कराओगे, क्यों, क्योंकि वो अभी उसी के लिए मेच्योर है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 54% लोग दे पा रहे हैं जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है,
अच्छा सवाल। द इक्वेशन, क्यूट सवाल कहेंगे इसको, बहुत मुश्किल नहीं है ये। द इक्वेशन डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट indicates that human development is a cooperative non-additive relationship between heredity and environment। यानी जो समीकरण है विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा वातावरण, यह दर्शाता है कि मानव विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच एक सहकारी गैर योगात्मक संबंध है। यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं है, एडिटिव नहीं है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेटिव है, ना ही सब्ट्रैक्टिव है। यानी आप ये नहीं कह सकते हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट, ना आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आंखों का रंग हेरिडिटी ने 100% डिसाइड कर दिया। एनवायरमेंट, विजन कैसा होगा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसी में एनवायरमेंट, दोनों का गुणनफल है विकास। मल्टीप्लिकेटिव है, प्रोडक्ट है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, नॉन एडिटिव है, एडिटिव नहीं है, सब्ट्रैक्टिव नहीं है, यानी जोड़ना या घटाना पॉसिबल नहीं है इस समीकरण में, सिर्फ गुणा पॉसिबल है, गुणात्मक योगदान है या प्रोडक्ट है। ये बात तो सही है। रीजन क्या है इसका? एन इंडिविजुअल इज नॉट मियरली द सम ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेट्स एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस H+E बट रादर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक मल्टीप्लिकेशन। ये जो समीकरण है ये चलता रहता है कि ये गतिशील गुणन का उत्पाद है, किसी पहलू में हेरिडिटी महत्वपूर्ण, किसी में एनवायरमेंट, ये आपका चलती रहेगी ये इक्वेशन। ये बात तो सही है। ये इसका सही से रीजन भी दिया है कि ऐसा क्यों है, कि मल्टीप्लिकेटिव क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? 64% लोग। चलो बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आ गई। वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है ना, दोनों का बराबर योगदान है। तो किसी पहलू में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट। जैसे 100% डिसाइड करेगी आपकी आंखों का रंग हेरिडिटी, आपकी एजुकेशन कैसी मिलेगी ये एनवायरमेंट का भी इसमें रोल रहेगा, थोड़ा हेरिडिटी का भी रोल रहेगा। तो दोनों प्रोडक्ट में चलते रहेंगे, कोऑपरेशन में चलते रहेंगे, दोनों सहयोग में चलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे आप इसको देख सकते हो, ये हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है? असर्शन है, वही अगेन अभिकथन है और कारण है उसका। ह्यूमन डेवलपमेंट इज फंडामेंटली नॉन रिवर्सिबल, यानी विकास को आप रिवर्स नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है। आज आप 18 साल के हो गए, कल 12 साल के नहीं बन सकते, हरकतें करके दिखा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो बस। हाँ, नॉन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, बात तो सही है। देयर इज नो बैक गियर, वापसी नहीं है कोई। आप बैक गियर डाल के जैसे गाड़ी पीछे ले जाते हो, ऐसे विकास को पीछे नहीं ले जा सकते आप, कि आज आप अडल्टहुड में हो, कल आप उसमें चले जाओ, चाइल्डहुड में। हरकतें कर सकते हो, बन थोड़ी सकते हो। बच्चे बनने की हरकतें करोगे, अगर अडल्ट हो, वयस्क हो, 25 साल के हो, तो 15 साल के थोड़ी बन जाओगे। वापस थोड़ी जा सकते हो कि आज पक्के दांत आ गए, कल दूध के दांत वापस ले आओ, पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। बैक गियर नहीं है। एक बार जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी एज के हिसाब से जो माइलस्टोन अचीव होना है, अगर वो हो गया है तो बैक गियर नहीं है। ठीक, पक्के दांत आ गए, अब दूध के दांत थोड़ी आ जाएंगे। रीजन क्या है इसका? फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेल्यूलर चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कि शारीरिक वृद्धि को, शरीर को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं डाइट के माध्यम से। देखो, फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव आपके सेल्स बॉडी के वो चेंज हो जाएंगे और फिजिकल ग्रोथ भी बदल जाएगी। यानी आप हाइट कम ज्यादा कर लोगे, आज ज्यादा है 25 साल की उम्र में, तो कल कम हो जाएगी 26 में, पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप रिवर्स नहीं जा सकते। तो ये रीजन जो है ये बेकार है, बकवास रीजन है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो ए तो सही है यहाँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? यार फर्स्ट ऑप्शन का रट्टा क्यों लगा लिया आपने? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, जैसे ही ये दिखता है तो मानने लगते हो कि हाँ यही होगा सही है। फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेलुलर चेंजेस कैन बी रिवर्स थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कैसे कर दोगे आप फिजिकल ग्रोथ को रिवर्स? भाई आपकी हाइट 5'4" हो गई आज मान लेते हैं, या 6 फीट के हैं आप, तो कल आप ट्रेनिंग करके क्या घिस जाएंगे कुछ कि 5'8" के हो जाओगे 6 फीट से? नहीं भाई। पक्के दांत आ गए तो दूध के दांत निकाल लोगे फिजिकल ट्रेनिंग से? नहीं। कुछ पहलू लिखा होता तो मान भी लेते, चलो किसी पहलू में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। तो रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है, मॉडिफिकेशन संभव है। आपको कुछ करेक्ट करना है, भाषा सही करनी है, चेंज करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है, वो एक अलग चीज है। मॉडिफिकेशन संभव है। भाई आप गाड़ी लाए, आपने मॉडिफिकेशन करा लिया, उसमें संभव है। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप पुरानी गाड़ी का इंजन इसमें लगवा दोगे अगर सेम नहीं है तो, है ना। थोड़ा एग्जाम्पल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बट यू नो व्हाट आई मीन। असर्शन देखिएगा इसका, आ डिले इन अ क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है, आ डिले इन अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ और मोटर कोऑर्डिनेशन अफेक्ट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट एंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन सोशल एक्सेप्टेंस और इमोशनल सेल्फ एस्टीम। ये कह रहे हैं विकास में अगर विलंब हो रहा है, शारीरिक रूप से बच्चा धीमे विकसित हो रहा है, तो इसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ेगा, किसी और पहलू पे विकास के। नहीं भाई, जैसा कि मैंने बताया था, अगर फिजिकली ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, अब वो अपने दोस्तों के साथ सेम एबिलिटी के साथ खेल नहीं पा रहा,
ग्रुप में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इमोशनली वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ऐसा नहीं है कि एक पहलू का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा। रीजन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी विकास जो है एक समग्र प्रक्रिया है। ईच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर, ये भी गलत है। एक दूसरे को, विकास के जो पहलू हैं वो इंटर रिलेशन का सिद्धांत है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये नहीं कह सकते। दोनों ही बातें एकदम सिरे से नकारने वाली हैं, बोथ आर फॉल्स। इसमें आप लोग 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। फाइनली ए और आर दोनों ही गलत हैं अपने आप में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कल्चर इन अ चाइल्ड सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय और संस्कृति की भूमिका को सही से स्पष्ट कीजिए। यानी सोशल डेवलपमेंट में स्कूल का, परिवार का, सबका रोल होगा। कॉग्निटिव, दिमाग के विकास में भी ये सब हेल्प करेंगे। क्या रोल होगा बताओ एक बार। पहला है, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी एंड बेसिक स्कीमास। ठीक है, तो ये रोल है संज्ञानात्मक विकास में और सोशल डेवलपमेंट में भी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट इंट्रोड्यूसेस फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। चलो ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। नहीं भाई, इनफॉर्मली भी आप कौन सा त्योहार मना रहे हो, इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है। आप ऐसे ही सीख लेते हो आपके आसपास जो त्योहार मनाया जा रहा है। फॉर्मल ट्रेनिंग तो वो हो गया, आपको प्रॉपर क्लास में बैठा करके पढ़ाया जाए कि बेटा दिवाली आ रही है, अब ये करना है स्टेप बाय स्टेप। नहीं, सब अपने घर में अपने अपने तरीके से मनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्टिवली इंटरप्रेट सोशल नॉर्म्स। एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं वो समाज के सक्रिय रूप से नॉर्म्स को। चलिए ठीक है, तो थर्ड हमें यहां गड़बड़ लग रहा है, ये बात तो ठीक है, सब नियमों को अपने अपने ढंग से समझते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं हम। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन है कहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, हाँ सेकंड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 75% लोग, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गड़बड़ है। फॉर्मली थोड़ी कल्चर सिखाया जाता है, और ये सब आपस में विकास के जो प्रकार हैं सोशल और कॉग्निटिव, ऐसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, आसान सवाल लगना चाहिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द अर्ली चाइल्डहुड। जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में कौन सी एक विशेषता है जो पूर्व बाल्यावस्था की है, 2 से 6 वर्ष की है? पहला है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन आ जाएगा बच्चे में। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, ये 11 के बाद आएगी, ये 12 से 18 में आएगी। डोमिनेंस ऑफ सेंसरी एक्सप्लोरेशन एज दी सोल मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ये जन्म से 2 में होगा कि सेंसेस ही विश्व के ज्ञान का निर्माण जो है वो एकमात्र साधन उसके संवेदी अन्वेषण या फिर उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जन्म से 2 वर्ष में होता है। तार्किक कल्पना, अमूर्त चिंतन, तो नाम ही जहां आ जाए तो 11+ जो प्याजे भी कहते हैं, और वैसे भी 12 से 18 में जो है ये आपकी रीजनिंग आएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अडोलसेंस में आएगा, किशोरावस्था में। ये आएगा आपका इन्फेंसी में, इन्फेंसी में आएगा, ये ऑप्शन भी हट गया। ये अडोलसेंस में आएगा, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हट गया ऑप्शन से। फिर आता है थर्ड, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, हाँ ये सही है, 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगी। डोरेमोन मुझे पसंद है तो मेरे भाई को भी होना चाहिए, मेरे पापा को भी, मेरी मम्मी को भी। किसी ने डोरेमोन के बारे में कुछ बोला मैं रोने लगूंगा। मुझे जो चॉकलेट चाहिए चाहिए, वो रोड पे आप मार्केट गए हो, आपके पास पैसे नहीं, बच्चा लेट लेट के वहीं रोने लगेगा कि नहीं मुझे तो खिलौना चाहिए। तो वो सेल्फ सेंटर्ड है उस खिलौना चाहिए पे, वो बाकी पहलू नहीं देख पा रहा कि माता पिता के पास पैसे नहीं है, नहीं लाए होंगे, या आज नहीं दिलाना चाह रहे हैं, वट एवर। नहीं, आप डॉक्टर के पास गए, उसको खिलौना लेना है, बात खत्म हो गई है। तो आत्म केंद्रित है, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। तीव्र भाषा अर्जन, भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है, खिलौनों के साथ भी खेलता है, टॉय एज भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स, गैंग एज, ये 6 से 12 में होगा, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ सही जवाब है, जो कि 80% लोगों ने लगभग दिया भी है। ये आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां सवाल देखेंगे और बताएंगे। A progressive educator wants to design a learning environment grounded in child-centered developmental principles। बच्चे को सेंटर में रख के विकास के अनुसार जो प्रिंसिपल बने हैं, सिद्धांत बने हैं, उसके अनुसार एक एजुकेटर है, एक टीचर है जो बच्चे के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना चाहता है। Which of the following practices represents a violation, या फिर ऑड वन आउट, कौन सा है इनमें से, या जो वायलेट करे इन सिद्धांतों को, विकास के सिद्धांतों के खिलाफ कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये पूछा है आपसे, है ना। फॉर्मुलेटिंग अ फ्लेक्सिबल करिकुलम दैट डायनेमिकली एकोमोडेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स ऑफ,
हाँ, अलग-अलग रेट पे बच्चे मैच्योर होते हैं, ठीक बात है। एनकरेजिंग हेटेरोजेनस पीयर कोलैबोरेटिव टास्क्स टू एक्टिवली लेवरेज वाइगॉट्स्की सोशल प्लेन ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग तरह के टास्क रखो, बच्चों को मिलवाओ। स्टैंडर्डाइजिंग ऑल इंस्ट्रक्शन, यही नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइजिंग लिखा हो, यूनिफॉर्मिटी लिखा हो, यूनिफॉर्म कपड़ों में ठीक है, सारे मेथड्स यूनिफॉर्म एक जैसे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपका नेगेटिव है और ये गलत है, ये वायलेट करता है, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में ही नहीं रखा इसने ऑप्शन ने। यूटिलाइजिंग क्वालिटेटिव पोर्टफोलियोज, हाँ इसमें बच्चे के बारे में अलग अलग चीजें पता लगेंगी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, वॉयलेट पूछा था या ऑड वन आउट पूछा था, बाकी तीनों बच्चे के सपोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, असर्शन क्या है? अ चाइल्ड्स इनहेरिटेड हेरिडिटी सेट्स पोटेंशियल लिमिटेड बाउंड्रीज, पोटेंशियल लिमिट बाउंड्रीज हायर और लोअर लेवल हेरिडिटी सेट कर देगी, जिसको हम जेनेटिक जीनोटाइपिक लिमिट कह रहे थे या सीलिंग कह रहे थे। यानी कितना आईक्यू आपका हाईएस्ट हो सकता है, ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा। मीनिंग वी कैन नॉट अचीव कंप्लीट डेवलपमेंट विदाउट अ सपोर्टिव एनवायरमेंट, यानी सेट मिल जाएगा आपको हायर और लोअर लिमिट सेट हो जाएगी। आईक्यू ज्यादा है लेकिन एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो विकास उतना नहीं हो पाएगा उस क्षेत्र में। सब थोड़ी साइंटिस्ट बन जाएंगे हाई आईक्यू होने के बावजूद, एनवायरमेंट का भी तो रोल है। फिर रीजन क्या है? नर्चर यानी एनवायरमेंट अलोन डिक्टेट्स 100% ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, ये कहना गलत होगा। 100% कैसे कर देगा भाई एनवायरमेंट? तो ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन, कितने लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं? 65% लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ए तो सही कह रहा है बात, लेकिन आर कह रहा है 100% एनवायरमेंट। नहीं भाई, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में एनवायरमेंट। आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट का रोल नहीं है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये 100% है। आंखों का रंग होता तो हम कह देते हेरिडिटी है भाई 100%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आ टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी अमूर्त गणितीय तर्क को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बच्चों में टीचर। मुश्किल सवाल गणित के या मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है, तर्क विकसित हो, रीजनिंग विकसित हो बच्चों की, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल रेडीनेस, विकासात्मक तत्परता के आधार पर। जिस उम्र में बच्चा है उसी बेसिस पे सिखाया जाएगा ना। शी एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन आर फर्स्ट अलाउड टू काउंट यूजिंग फिजिकल टैक्टाइल ऑब्जेक्ट्स, कि भाई ये 4 किताबें हैं 1 2 3 4, या ये 3 पेन हैं तो 1 2 3, ये टैक्टाइल मतलब टच और फील कर सकते हो इस मटेरियल को, इस बेसिस पे बच्चा काउंट करता है। अच्छा ये मेरे हाथ हैं 1 2 3 4, यहां से आप शुरुआत करा रहे हो फिजिकल रेडीनेस के आधार पे, बात तो सही है। आगे क्या है? concrete operational stage before moving on to abstract numerical symbols this educational decision represents, इसमें प्याजे भी आ गए। ignoring individual differences, नहीं भाई, ये तो aligning instructional materials with developmental readiness स्टेज के हिसाब से। forcing early childhood learners to, नहीं फोर्स थोड़ी कर रहे हो आप किसी को, behavioral conditioning कर रहे हो, नहीं, एज या स्टेज के हिसाब से आप बच्चे को चीजें सिखा रहे हो, उसकी मेच्योरिटी जिस लेवल पे होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, 25 सवाल है बस, ये सेकंड लास्ट सवाल है आज का। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज, डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली प्रोसेस दैट मूव्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम, यानी बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास को सबसे सटीक रूप से एक प्रगतिशील व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी आगे बढ़ती हुई प्रगतिशील बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कि क्या सही होगा, फटाफट से आप जवाब देंगे। सेकेंड ऑप्शन 50 कितने परसेंट लोग? 6%। चलो देखते हैं। डिपेंडेंसी टू एब्सोल्यूट आइसोलेशन, नहीं भाई, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली चेंजेस को, यानी डेवलपमेंट की परिभाषा कहाँ सबसे बेहतर तरीके से दर्शाई गई है? तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये हम डिस्कस करते ही हैं। निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, जब आपका जन्म होता है आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, पानी भी कोई और पिलाएगा, दूध भी कोई और पिलाएगा, सूसू पाटी भी कोई और साफ करेगा, डायपर भी कोई और चेंज करेगा, धीरे धीरे आप स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। तो विकास क्या है? डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाने की प्रक्रिया है। क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी से क्वांटिटेटिव ग्रोथ, नहीं। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से फिजिकल डेटेरियोरेशन, कुछ भी कहानी है, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इनको। बाकी ये 3 ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एक ही है जो सबसे सटीक तरीके से ये पूरी प्रोसेस को विकास की डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका एक और सेशन रखेंगे हम डेवलपमेंट का, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। आज के क्वेश्चन कई लोगों को मुश्किल लगे होंगे, उसमें थोड़ा मिक्स रखेंगे, ठीक है। सलमान अभी सुनेंगे आपकी बात। देखो, असर्शन क्या है?
A child from a linguistically deprived environment can still develop strong verbal abilities if provided with an enriched learning environment. भाषाई रूप से वंचित वातावरण में पला हुआ बच्चा या पला बड़ा बच्चा समृद्ध अधिगम वातावरण मिलने पर अच्छी भाषाई क्षमता विकसित कर सकता है। बिल्कुल भाई, हो सकता है घर में बहुत ज़्यादा बोलने के मौके ना मिले हों, भाषा विकसित ना हो पाई हो, लेकिन अगर स्कूल या आसपास के एनवायरनमेंट मिलने लग जाए बाद में जो एनरिचिंग हो, बोलने का मौका दे बच्चे को, भाषा सीखने का मौका दे, तो वो बेहतर कर सकता है। सही है। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हाँ, बात तो सही है कि भाई हेरिडेटरी क्षमता है, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत, एनवायरमेंट मिला है, हेरिडेटरी बिल्कुल क्षमता नहीं है तो भी दिक्कत। तो ये प्रभावित करता है क्योंकि पहले नहीं मिला, उस वातावरण में वो रहा है जहाँ ज़्यादा अवसर नहीं थे बात करने के या भाषा सीखने के। तो हेरिडिटी में तो क्षमता मिलती है हमें, ह्यूमंस में इनेट क्षमता है भाषा को सीखने की। आपके नॉर्म चॉम्स्की कह ही रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो आंतरिक क्षमता है भाषा सीखने की मनुष्यों में। ये बात तो हेरिडिटी से हमें ये मिली है। लेकिन एनवायरमेंट पहले ऐसा था जहां भाषा सीखने के ज्यादा अवसर नहीं थे, जैसे ही वो बदला तो सीख गया। तो जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट करता है किसके इंटरेक्शन से? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। बात तो सही है, ये भी सही है बात। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितने लोग ये कह रहे हैं? आखिरी सवाल था आज का। आज के सवाल कैसे लगे बताओ, अच्छे या बहुत अच्छे? जल्दी से ऑप्शन दो शौर्य। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ट्रू है। सीटेड बैच में आप अगर एनरोल हो रहे हैं तो आप कर लीजिए करियर लैब डाउनलोड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सेशन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, कहीं डाउट रह गया हो, कमेंट्स में पूछ लेना। ये पीडीएफ आपको आंसर्स मार्क्ड मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल।